अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं शाहजेब अहमद, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आप सोच रहे होंगे कभी माया होती हैं कभी मैं होता हूं, ये क्या हो रहा है। लेकिन आज क्योंकि मौसम कराची में बहुत खूबसूरत है और माया खान हमें ये कह रही थी कि मैं कहीं बाहर जा रही हूं और फिर आपको अपडेट करूंगी कि कराची में मौसम की क्या सूरत हाल चल रही है। हम गुज़िश्ता रोज से देख रहे हैं कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो रही है। एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था क्योंकि महकमा मौसमियात ने यह कहा था कि एक्सपेक्टेड है इस वीक में बारिशें शुरू हो जाएंगी। और जो अब तक हमारे पास खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। सुबह सवेरे हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश की बूंदाबांदी थी वो चल रही थी। और अगर बात करें इलाकों की तो नाजमाबाद, गोलीमार, लियारी, सुरजानी, इसके साथ साथ डीएचए में भी गुज़िश्ता रोज बारिश हुई। आज किन इलाकों में बारिश हो रही है, क्या हो रही है, इस हवाले से आपको अपडेट भी करेंगे। लेकिन मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, मौसम इतना प्यारा हो गया कराची का, टेम्परेचर भी काफी कम हो गया है। ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा भी चल रही है और बूंदाबांदी भी हो रही है। इससे लोग तो बड़े उनके मूड में एक तब्दीली आई है। लेकिन इसके साथ आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि कराची समेत सिंध में 7 जुलाई तक आंधी, तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। यानी कि कल तक ये पॉसिबिलिटी है कि आज भी बारिश मुसलसल होती रहे और कल भी होती रहे और 2 दिन तक ये बारिश का सिलसिला चलता रहेगा कराची में। तो कराची वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, वो भी ऐसे में जब हम देखते हैं कि लोड शेडिंग भी हो रही है। एक ऐसी परेशानी भी थी गर्मी की कि गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफा हो गया था कि रोजाना लोड शेडिंग के साथ साथ गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब बारिश के बाद मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। साथ में महकमा मौसमियात ये भी बता रहा है कि कराची में 40 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, इसका इम्कान है। साथ में 9 जुलाई तक शहर में बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। जबकि नशेबी इलाकों में भी बरसाती पानी है वो जमा हो सकता है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है जो महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से। तो आपको बताएं कि कराची में तो मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन जो मुल्क के दीगर हिस्से हैं, दीगर शहर हैं, उनकी अगर बात करें तो वहां पर भी कहीं कहीं बारिश हुई है। लेकिन बहुत सारे इलाके अभी ऐसे इनकी जिक्र किया जा रहा था। जो हमारे जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे वो हमें ये बता रहे थे कि जुलाई का फर्स्ट वीक जो होगा वो बारिशों का होगा। तो यानी कि मानसून का बाकायदा आगाज हो चुका है और अभी भी ये कहा जा रहा है कि 2 मुख्तलिफ किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। यानी कि बारिशों का जो सिलसिला है वो आगे चलता रहेगा। लाहौर में भी हमने देखा कि बारिश हुई और लाहौर में भी मौसम कुछ बेहतर हो गया था। लेकिन एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि लाहौर में और पंजाब में भी चांस है कि बारिशें होंगी। जबकि केपीके की जो साइड है वहां पर भी मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं, कहीं पर बारिश हो रही है। क्योंकि पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो बड़ी गर्मी पड़ रही थी और गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया था और लोग गर्मी से ही परेशान थे, लोड शेडिंग से ही परेशान थे। लेकिन अब ये जो मौसम में एक बड़ी तब्दीली आई है खासतौर पर कराची वालों के लिए, क्योंकि कराची में बहुत कम बारिशें होती हैं और साल में हम 1-2 बार ही ऐसे देखते हैं कराची में मौसम खुशगवार हो जाए, ठंडा हो जाए, बारिशें हो जाएं। तो ऐसा ही देखा जा रहा है साथ में। तो इसी हवाले से हम आपको अपडेट भी करेंगे कराची में क्या सूरत हाल चल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया था कि माया खान जो हमारी एंकर हैं हमारी प्रोग्राम में, वो यहां से जा चुकी हैं, उनकी सीट खाली पड़ी है और वो कहीं बाहर मौजूद हैं। तो वो बारिश को क्या एंजॉय कर रही हैं और कैसा मौसम है इस वक्त कराची में, ये भी हम उनसे जान लेते हैं। अगर माया खान हमारे साथ मौजूद हैं तो हम उनसे बात भी करते हैं। हमारे साथ माया खान मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग शाहजेब, वेलकम बैक और सबको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शाहजेब आ गए पहाड़ों से मैं होकर। अभी निकला बिल्कुल माया, वापस आए हूं तो आप यहां से गायब हो गई हैं। आप कहां पर हैं, कैसा मौसम है बाहर? मैं चंद लम्हों में आपके साथ होंगी शाहजेब, लेकिन मैं नहीं रुक सकती थी। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, हम तरसे हुए थे। अगर हम इस वक्त कराची के मौसम की बात करें तो कल से बारिशें दोपहर के बाकी सिस्टम्स जो है वो आ गई हैं। कहीं कहीं अगर डिफेंस के एरिया में बात करें तो वहाँ पर रुक रुक के बारिश होती रही, रुकी कहीं नहीं। येस, आई रिमेंबर जवाद मेमन ने हमें बताया था कि बारिशों का जो स्पेल है वो डेट्स डिले हुई हैं, लेकिन सिस्टम अलबत्ता 2 से 3 हैं जो सिंध में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन आज अगर मौसम की बात करें इस वक्त शाहजेब बादल है, कहीं कहीं स्कैटर्ड है, लेकिन ह्यूमिडिटी यानी हब्स इतना है कि अभी भी लगता है कि किसी भी लम्हे बारिश होगी। और सुबह से हो रही है, रुक रुक के पहले बूंदे हो रही थी, फिर हम मेकअप रूम में गए, उसके बाद बारिश तेज होना शुरू हो गई और अभी बहुत हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी शायद आपको नजर आ रहा हो बूंदे पड़ रही हैं। लेकिन कराची का मौसम बादल तो है, गर्मी बहुत है, हब्स बहुत है, कुर्बानी के दिन है। मैं ये समझ रही हूँ कि जानवरों का किस तरह जो है ना वो ख्याल रखा जा रहा होगा घरों में। बिल्कुल माया, बिल्कुल ऐसे ही। और बिल्कुल माया, तो जरा ये बताएं कि जितनी गर्मी हम देख रहे थे गुज़िश्ता हफ्ते, कुछ गर्मी में कमी हुई है? आप क्या महसूस कर रही हैं बाहर खड़े होकर, कितनी गर्मी कम हो गई है और मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है? शाहजेब है तो 29 लेकिन फील्स लाइक 32 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है, हब्स है। अभी भी मैं खड़ी हुई हूँ। आपको पता है अभी हमने दूसरा कैमरा लगाया है बिकॉज इससे पहले जो कैमरा था हमें कुछ लम्हे जो ताखीर हुई वो इसीलिए हुई
उसके दूसरा जो कैमरा था उसके लेंस पर पूरा जो है वो फॉग आ चुका था, पूरा जो है, तो वो पूरा लेंस जो है वो ब्लर हो चुका था। इतना ज़्यादा हब्स है। इस वक्त भी मैं खड़ी हुई हूँ, मुझे 2 मिनट के अंदर पसीने आना शुरू हो गए, इतना हब्स है। यानी कि बारिश कैन हैपन एनी टाइम। हवा का कहीं भी जो है दूर दूर तक नहीं है। बादल ज़रूर टूट रहे हैं लेकिन वो फिर जमा हो जाएंगे, बिकॉज हवा जब है ही नहीं तो बारिश का जो है वो अंदेशा है साथ में। सिस्टम्स होंगे कराची का। आज की अगर हम बात करें तो गाहे बगाहे पूरा दिन बारिश रहने वाली है, कहीं ज्यादा अच्छा, कहीं यानी कि आज तो आप बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग कर रही हैं माया खान, और हमें बता रही हैं कि बारिश की क्या अपडेट्स हैं, मौसम कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त कराची में। तो जैसा कि आप हब्स का जिक्र कर रही हैं, तो जरा मुझे ये बताएं कि हमें फिर वो याद आ जाती है जवाद मेमन साहब की बातें, कि जैसे उन्होंने कहा था कि जुलाई का फर्स्ट वीक जो होगा उसमें पहले कुछ हल्की बारिश का इम्कान है, उसके बाद बारिशों का बाकायदा आगाज हो जाएगा। तो आप कराची में मौजूद थी कल, जरा कल के बारे से बताइएगा। कल कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश हुई है माया? बहुत शदीद बारिशें हुई हैं। अगर हम बात करें इस वक्त परसों की, तो परसों बहुत सारे एरियाज में नहीं हुआ था। परसों हुए थे नाज़ाबाद में साइड पर, न्यू कराची साइड पर, लेकिन कल कराची के सब एरियाज में कहीं ज़्यादा कहीं कम बारिश हुई है। ये भी नहीं कि बूंदाबांदी। बात करें अगर हम इसकी कि जी बारिशों का आगे क्या सिचुएशन है, स्पेल स्टार्ट हो चुका है, साथ में लोड शेडिंग का भी जो है शाहजेब वो इतना ज़्यादा हो रही है लोड शेडिंग। हर 2-3 घंटे बाद एक 1-1, 1.5, 2-2 घंटे के लिए, 1 घंटे का तो है ही नहीं, 1.5, 1.25, 2, 2.5 इस तरह से जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। तो लोग इसलिए परेशान हैं बिकॉज हवा है नहीं, बारिश अलग हो रही है। घरों में काफ़ी लोग, हमारे यहाँ जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके घरों में पानी आ जाता है। कितने लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि हम कल कोई काम नहीं कर सके, हमारे मोबाइल चार्ज नहीं थे, हमारे घरों में पानी आ गया था, और हर घर में हिम्मत नहीं होती, कितने लोग नहीं हैं जो उनकी मदद कर सकें। सो राइट नाउ वी हैव टू ऑल्सो थिंक, बिकॉज कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, उनमें क्या होगा, बिजली के अलावा क्या होगा। कम से कम गैर एलानिया लोड शेडिंग तो ना करें, कम से कम बताएं तो सही। और एक और चीज़ शाहजेब, सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे जो हमारे वायर्स होते हैं उनमें स्पार्क्स हो रहा है। उनमें जो स्पार्क्स हो रहे हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, उनको कौन देखेगा। माया बिल्कुल सही निशानदेही आपने की है। ये सारे खतरात लाक हैं इस वक्त, और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। थैंक यू वेरी मच माया खान, आपने हमें अपडेट भी किया, सूरत हाल भी बताई, ये भी बताया कि मौसम कैसा चल रहा है, जैसा आप जिक्र कर रही हैं। और माया खान हमें बता रही थी कि मौसम में एक तब्दीली तो आई है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में तबाही भी हुई है। अगर हम कोयटा की बात करें तो वहां पर तूफानी बारिशें हुई, और उस तूफानी बारिशों के बाद हमने देखा कि 200 से ज़ायद कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा है। और जब ये नुकसान पहुंचता है तो जानी नुकसान भी होता है। लेकिन जो मवेशी मंडियां हैं, क्योंकि करीब आ रही है इस वक्त ईद कुर्बान, और हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडियां हर जगह सजी हुई हैं, लोग वहां पर जा रहे हैं। लेकिन जानवरों के बारे में कोयटा के हवाले से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 2000 से ज़ायद जानवर बह चुके हैं बारिशों की वजह से, क्योंकि मवेशी मंडियां अक्सर देखते हैं कि कुछ जरा नीचे की तरफ बनाई होती हैं, वहां पर कच्ची मट्टी होती है, तो उसकी वजह से वहां पर पानी बहुत ज्यादा जब इकट्ठा होता है तो वहां पर जानवरों का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसा बताया जा रहा है कि सूबे के दीगर अजला में भी बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ चुकी है, इसके साथ कई लोग भी बेघर हो गए हैं। तो ये तमाम परेशानियां चल रही हैं। हमारे नुमाइंदे हैं फजल तवाब, वो एक ऐसी परेशान फैमिली के साथ मौजूद है कोयटा में, उनसे हम बात करती है। फैमिली हमें क्या बता रही है कि क्या परेशानियां हैं, क्या मुश्किलात हैं। फजल, आप अगर हमें सुन सकते हैं, सर बताइएगा जिस फैमिली के साथ आप मौजूद हैं इनकी रिहाइश किधर है और इनको किस परेशानी का सामना है? देखिए, इस तरह है कि सरियाब रोड का इलाका है, फैसल पाटिक। यहाँ पर मैं उस बदकिस्मत खानदान के साथ मौजूद हूँ कि वो जो गुज़िश्ता रोज़ परसों से जो है यहाँ पर तूफ़ानी बारिशों के बायस उनके जो घर है वो इस पानी में बह चुके, और साथ ही साथ इस बदकिस्मत खानदान का 6 अफराद जो है रिश्तेदार इनके, वो उनकी अमवात हुई है। हिंदू कम्युनिटी है ये, जैकमाबाद से इनका ताल्लुक है, इस सरियाब के नवाई इलाके में रिहाइश पजीर है। इनकी फैमिली के अफराद, पहले उनसे बात करते हैं, उसके बाद जो है सूबे की दीगर अजला की भी तफसीलात बताता हूँ। अम्मा बताएं किस कदर मुश्किलात है, और ये बताएं कि कितनी लोग जो है ना आप लोग के यहाँ पे हैं। हाँ, हमारे 2 भाई के 2 बच्चे, एक बेटा, एक वो फौत हो गया है। कुछ करना है इमाम, करो, कुछ करना है, इबादत करो। अगर कुछ नहीं बच्चा है क्या करे, 6 बंदे फौत हो गया है, चलो ज्यादा हो गया है, क्या करे, अभी कुछ भी नहीं है हमारे घर में, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप बताएं कि कितने लोग जो है और किस कदर मुश्किलात है अभी आप लोग को? या हमारा मुश्किलात आप खुद देख रहे हो, वीडियो कॉल में जो तुम आए तुम देख रहे हो। हमारा हालात ये है
जो हम सिंध जिला जकमाबाद शिकारपुर ठुल तालके से हम इधर ठंडी के लिए आते हैं। पहले हम मैदानी पर बैठते थे। फौजियों ने ये बोला बाबा अच्छा तुम ये बताए कि कितने लोग जो है ना यहाँ पे आपके बता रहे हो ना, तो इसी के लिए तुम पर्दे में बैठो। पर्दे बैठने के वजह से ये हमारा झुग्गी पर्दे के अंदर था, जिसमें बारिश तूफानी आया, जिसमें ये सारा रोड का पानी सारा हमारे घरों में घुस गया। इसी के लिए ऊपर से दीवार गिरा, नीचे बरसात ऊपर था, फजल आप नीचे इनसे ये बच्चे पूछेगा, बैठे थे, उस फजल पर आप इनसे ये दीवार गिरा पूछेगा कि जिसमें 6 एक्सपेक्टेड बंदे थी बारिशें, तो ये तो फजल आपको मालूम ही है। तो क्या यहाँ पर महकमा मौसमियात की तरफ से जो बताया गया था उसके बाद हुकूमत ने कोई, इंतजामिया ने कोई कोशिश की इनकी मदद करने की? यहाँ तक पहुंचे इनके पास कोई? अच्छा ये बताएं कि अभी तक क्या समझते हैं कि अब तक हुकूमत की कोई पहुंचा है, कोई राशन वगैरह तकसीम हुआ है? तो हमारे पास पहली रात को फौजी आया था तूफानी के टाइम पर, तो हमारे को टेंट दिया था। टेंट दिया वो, लेकिन हम अपने कारोबार में थे, वो टेंट दूसरे बंदे ले गए। अब तक देखो ना कुछ टेंट है या ना कुछ हमारे पास राशन है, ना कुछ खाने पीने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा हम आप बताएं कि आपका वो रिश्तेदार कौन था, किस कदर मुश्किलात है? हमारी बरसात की वजह से ऐसे हो गया, सारा दीवार हमारे घरों के ऊपर गिर गया है। 6 बंदे हमारे फौत हो गए, हमारे कुछ भी नहीं है, न रहने के लिए जगह है, न खाने पीने के लिए कुछ है 2 दिन से। जी बिल्कुल, जैसा कि इन मुतासरीन की बातें सुनी, इनका यही कहना है, और ये वो बदकिस्मत खानदान है कि यहाँ पर तूफानी बारिशों से इनकी खवातीन और बच्चों समेत 6 अमवात जो है वो हुई है। इस इलाके के अलावा मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ पर, और हम देख रहे हैं, जैसे कि आप अपडेट भी कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में इस तरीके से जो बारिश हुई है उससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है। कई लोग हैं ऐसे जो बेघर हो गए हैं, मवेशी मंडियों का ही बुरा हाल है, वहां पर जानवर बह गए हैं। थैंक यू वेरी मच, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपने इनसे बात भी की। सूरत हाल हम देख रहे हैं कि ओवरऑल है, अगर बलूचिस्तान की बात करते हैं कहीं पर मौसम बेहतर हो रहा है, लेकिन कहीं पर इस मौसम की वजह से नुकसानात भी हो रहे हैं। माया खान कुछ देर पहले हमें स्टूडियो से बाहर निकलकर अपडेट कर रही थी कराची की सूरत हाल के हवाले से, वो वापस स्टूडियो आ चुकी हैं। वेलकम बैक माया, कैसे हैं आप? वेलकम बैक, आपका वेलकम बैक, और शुक्र है आप सब लोग खैर आफियत के साथ कराची वापस आ गए। रियली मिस्ड यू ऑल। और अधूरे होते हैं जब हम सारे एक दूसरे के साथ होते हैं, तो लगता है कि फैमिली इज कंप्लीट। बट ऑब्वियसली एक मौसम का था अपडेट, और दिल चाहा कि थोड़ा एक्साइटेड भी हुए, और दिल चाहा कि आप लोगों को खुद अपडेट करें। लेकिन साथ साथ एक और भी अपडेट है, कोयटा का वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। बट देन अगेन हम बारहा पूरी दुनिया में ये बता रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बार बार बता रहे हैं कि मानसून का सीजन आ रहा है, फिर भी हम प्रिपेयर नहीं होते। हमारी लर्निंग्स ये होनी चाहिए, हम प्रिपेयर कब होंगे। लेकिन एक और चीज जो पंजाब फैसलाबाद की तरफ से आ रही है वो ये है कि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के मजे आ गए। वो कैसे 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करें, बिल नहीं आएगा। ये वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब ने ऐलान किया, ऐसा ही है? मैं सोच रही हूँ कि हम शो के बाद फैसलाबाद से शो कर लें, क्या ख्याल है? मतलब ऐसे हो सकता है कि ये आवाम को बड़ा रिलीफ तो है इस तरीके से कि अगर आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं 100 यूनिट तक, यानी कि 100 यूनिट से नीचे या 100 यूनिट तक, तो आपका बिजली का बिल नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये, क्या आप लोग 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? लेकिन अवाम ऑब्वियसली जानना बहुत जरूरी है कि क्या अवाम इस फैसले से खुश है या और डर गई है कि नहीं टू गुड टू बी ट्रू, या ऐसा क्या हालात हैं जिनके बिजली का इस्तेमाल ज्यादा से, वो क्या ख्वाहिश रखते हैं जिनका ज्यादा हो। जानते हैं हमारे फैसलाबाद के नुमाइंदा 92 न्यूज से कि वो अवाम के क्या फीडबैक दे रहे हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना स्कीम के तहत 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। 100 यूनिट बिजली जो बमुश्किल से बहुत ही कम घरों में इस्तेमाल होते होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग रोड का वो इलाका जहाँ पर रहने वाले जो हैं इंतहाई गरीब और गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। 100 यूनिट का रिलीफ लेने के लिए आवाम का क्या रद्द अमल है, आइए उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिन घरों में 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल हुई है उनको फ्री बिजली दी जाएगी। हम देख रहे हैं कि आप एक छोटे से घर में रह रही हैं। आप मुझे बताइएगा आपका बिजली का बिल कितना आया है? 3000 से ऊपर आया है। 3000। और यूनिट कितने इस्तेमाल हुए उस पर? 200 यूनिट इस्तेमाल हुए। तो आप मुझे बताइएगा कि आप घरेलू इस्तेमाल में बिजली कितनी इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें चलती हैं और किस तरह से अपने अखराजात को कंट्रोल कर रही हैं? पंखे बंद होते हैं, रात को पंखा चलता है और लाइटें बंद होती हैं, फ्रिज भी रात को बंद कर देते हैं, और
कोई फालतू चीज़ नहीं चलाते हैं, इस वजह से फिर भी इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा, हुकूमत ने ऐलान किया है कि 100 यूनिट जो है जो सार्फिन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बिजली फ्री कर दी जाएगी। क्या आप खुद को इस लायक नहीं समझती हैं कि आपका हक नहीं बनता कि आप भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, आपके लिए भी ये रिलीफ होना चाहिए? कम से कम 200 या 300 यूनिट तक तो रिलीफ होना चाहिए। 200 यूनिट तो हर घर में चल जाता है, गरीब से गरीब घर में भी चल जाता है, इसलिए कि फ्रिज भी ना हो तब भी इतने चल जाते, पंप तो चलता ही है ना। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बिजली के रेट्स एक तरफ काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, दूसरी तरफ ये जो सिर्फ 100 यूनिट के हवाले से हुकूमत ने रिलीफ दिया है, ये तो गरीब लोगों के लिए सिर्फ एक मुज़ाहका खेज बात है। मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बताइएगा कि आपका बिजली का बिल कितना आया है? तकरीबन 10,500। 10,500 बिल आया है। तो आप मुझे बताइएगा आपके घर में बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है, क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे घर में एक फ्रिज है, 2 पंखे चलते हैं और तकरीबन 2 बल्ब चलते हैं। इससे ज़्यादा तो कोई एसी वगैरह भी घर पे नहीं है। फिर भी हमारी इनकम जो है वो माहाना 20 से 25 हज़ार है और बिल जो है वो 10,500 के करीब है। अब देख लें, हुकूमत बताए हम कहाँ से पूरे कर सकते हैं इतने। आप मुझे बताइएगा, हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिन घरों में 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल हुई है उनको फ्री बिजली दी जाएगी। क्या आप खुद को ये इसके मुस्तहिक नहीं समझते हैं कि हुकूमत को ये ऐलान करना चाहिए? क्या यूनिट्स नहीं बढ़ाने चाहिए मजीद? जी जाहिर सी बात है, हम जैसे गरीब लोगों के लिए रिलीफ तो होना चाहिए ना। 100 यूनिट तो आजकल किसी भी घर में नहीं चल रहे हैं, ठीक है। ये हुकूमत का जो रिलीफ है सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के देने के लिए है। ये जो है खुद बांट लेंगे, अपने अफसरों में बांट देंगे, MP MNAs में बांट देंगे या वापटा के अफसरों में बांट देंगे। हमें तो रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा, हम तक नहीं पहुँचेगा। ये बहुत बड़ा मजाक है जी अवाम के साथ, ख़ासकर जिस इलाके से हमारा ताल्लुक़ है, जिधर आप खड़े हैं, तो कोई भी गरीब लोगों का, इंतहाई गरीब लोगों का ये इलाका है। तो अगर गवर्नमेंट ने रिलीफ देना ही है तो जो टोटल बिल है उसमें से अगर 100 यूनिट को हर फैमिली को दे दे तो उसमें से लोगों को कुछ ना कोई फ़ायदा हो। आवाम को अगर फ़ायदा देना है तो 300 यूनिट में से कम करें। ये 100 यूनिट वाला जो ड्रामा है ये गवर्नमेंट से अपील की जाती है, ये बंद करें, खुदा ना ये ड्रामे बंद करें। और अगर रिलीफ देना है आवाम को तो आपने 300 यूनिट में से 100 माइनस कर दें। घरेलू सार्फिन की बातें आपने सुनी, आइए अब जानते हैं कि ताजर बरादरी का इस रोशन घराना स्कीम के बारे में क्या कहना है। आप मुझे बताइएगा कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो घरेलू सार्फिन है उनको बिजली फ्री फराहम की जाएगी। क्या आपको लगता है कि इतनी गर्मी में जहां पर घरों में पंखे भी चल रहे हैं, मोटरें भी चल रही हैं और उसके साथ साथ जो है फ्रिज वगैरह भी घर में चल रही है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में 100 यूनिट किसी घर के हो सकते हैं और वो भी गुज़िश्ता 6 माह के 100 यूनिट अगर इस्तेमाल किए हों तो वो एलिजिबल है फ्री बिजली के लिए? ये ऐसे कि ना इन्होंने देखिए ऐलान तो अपनी तरफ से अच्छा किया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने, लेकिन ये इन्होंने अंदर एक थोड़ी सी ना रखी है चीज़ के भी 6 माह पिछले जो है ना 100 यूनिट चले होंगे जिसके उनको मिलेगा रिलीफ ये वाला। अच्छा, जहाँ रहेगी बात आप ये कह रहे हैं आपके भी फ्रिज वगैरह भी चलती है, मोटरें भी चलती हैं और वैसे भी बिजली वगैरह यूज़ होती है, लेकिन फिर भी 100 यूनिट यूज़ करने वाले काफ़ी इन्होंने तकरीबन कोई एनालिसिस निकाले ना तो 9 लाख के करीब घर बताए इन्होंने जो 100 यूनिट से अंडर जिनके चलते हैं। मैक्सिमम जो 1 यूनिट चलता है तो 200-250 यूनिट चलता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कौम के लिए एक रिलीफ है जिसमें सफ़ेद तबका तो बिल्कुल इसके अंदर यानी मैनेज हो ही नहीं सकता। इसमें जो झुग्गियों में रहते हैं मे बी वो इसको सर्वाइव कर सके तो कर सके, अदरवाइज़ कोई भी इसको सर्वाइव नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका भी यही कहना है कि कम से कम हुकूमत को चाहिए कि अगर उन्होंने एक सफिशेंट पैकेज आप गरीब आदमी को और आम आदमी को देना है तो उसके लिए कम से कम जो है यूनिट्स की तादाद बढ़ा देनी चाहिए। कम से कम 300 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले शहरी इससे मुस्तफ़ीद होने चाहिए या फिर बिजली की कीमत कम कर दें। तो ताजरों का भी यही कहना है और घरेलू सार्फिन का भी यही कहना है, बल्कि एक सवाल भी है उनका पंजाब हुकूमत के साथ कि जो उन्होंने 5 करोड़ से ज़ायद के अफराद का जिक्र किया है वो कौन से 5 करोड़ अफराद है जिनको रिलीफ मिलेगा, और 100 अरब रुपए जिस पैकेज के लिए आप अनाउंस कर रहे हैं तो वो 100 अरब से मुस्तफीद कौन सी फैमिलीज होंगी? क्योंकि जो नॉर्मल फैमिलीज भी हैं, जो सफ़ेद पोश तबका भी है, वो तो इससे मुस्तफीद नहीं हो सकता। उनका ये कहना है कि मिनिमम भी उनके अगर घर के यूनिट्स अगर हम वो गिनते हैं तो 300 से ज़ायद उनके घर के जो यूनिट्स है बिजली के वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो या तो हुकूमत को चाहिए कि यूनिट्स की तादाद बढ़ा दे या फिर फी यूनिट इनकी कीमत कम कर दे ताकि वो जो है इस पैकेज से अच्छे तरीके से मुस्तफीद हो सकें। जी, क्या अमेजिंग रिपोर्टिंग की है।
टू फैसलाबाद टीम, शाइस्ता शेख और आपकी पूरी टीम को कितना जबरदस्त तरीके से शाहजेब लाइक समझे आपको बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। देखिए मैम खबर तो दे देते हैं कि 100 यूनिट जो है उस पर बिल नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से शाइस्ता ने घरों में जाकर ये उनसे मालूम किया है कि आपके घर पे बिजली कितनी इस्तेमाल होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि क्या उनके घर पे 100 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं या इससे ज्यादा हो रहे हैं। अगर इससे ज्यादा हो रहे हैं तो 100 यूनिट का बिल तो फिर किसी को भी नहीं आएगा। तो फिर शाहजेब जो हमारी आवाम है फैसलाबाद की, उन्होंने एक सही आइडिया दिया, वो आपने भी बताया मुझे कि जो है उन्होंने आइडिया क्या दिया, अगर मैं गलत नहीं तो बताइएगा, कि उन्होंने कहा कि भाई 100 तो 105 110 तो लोग यूज करेंगे, इससे ज्यादा हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है। तो उन्होंने आइडिया ये दिया कि भाई जो भी बिल आए उस बिल में से 100 यूनिट करीब। अगर आपने लोगों को रिलीफ देना ही है तो फिर इस तरीके से दिया जा सकता है कि जितना भी बिल आता है उस बिल पर 100 यूनिट माइनस कर दिए जाए ताकि उनको 100 यूनिट का डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि ये पॉसिबल बहुत मुश्किल से है कि किसी घर पे अगर सिर्फ एक फ्रिज और 2 पंखे और लाइटें भी जलती हैं तो 100 यूनिट से ऊपर चला ही जाता है उनका बिल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 100 यूनिट की सूरत में सबको रिलीफ दिया जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपस की बात है, हमें तो वो भी मैसर नहीं है और बिजली भी और बारिश भी बहुत है और बिल बहुत बड़े बड़े हैं। ब्रेक ले लें, बारिश थोड़ा सा मौसम बहुत बड़े हैं इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक। पाकिस्तान में शाहजेब और माया के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मैंने इतने दिनों तक बोला हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, और एक इंसान बस वही ना, तुम चले आपने मेरे लिए वीडियो बनाई, चले आओ पहाड़ों की, आपने बनाई वीडियो मेरे लिए, बनाई ना, बस ठीक है। मैंने अपनी शर्त इन लोगों से रखी थी, भाई आप जाएंगे, आप लोग मुझे मिस करेंगे और आप लोग तीनों जो है ना मेरे लिए वीडियो बनाएंगे, लेकिन अच्छी सेहत के लिए, जैसे कि अच्छे मनाजिर बहुत मैटर करते हैं, ऐसे ही अच्छी सेहत के लिए आपकी ग़िज़ा, आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। और खून की जो मुनासिब मिकदार है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है माया, क्योंकि हम देखते हैं कि खून की कमी की वजह से एनीमिया जैसी बीमारी के बायस ये वजूद में आती है। और एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में रेड सेल्स आपके जो होते हैं वो बनना कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और इसकी वजह से फिर क्या होता है, क्योंकि जो रेड हम देखते हैं कि एक अहम हिस्सा है रेड सेल्स जो हैं और वो आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जो है वो फराम करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में आपके जिस्म के। बिल्कुल, और ऑब्वियसली ये जैसे शाहजेब ने बताया, जब आप किसी को देखते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा कोई कमजोर है, आपको लगता है उसके अंदर हड्डियां बहुत हैं, तो कभी कभी वो बाय चॉइस नहीं ऐसा होता, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, यानी वो एनीमेटिक होता है, और वो ये एक मेडिकल कंडीशन है। और हम लोग छूटते ही किसी को जज कर लेते हैं, वो देखो तीली, वो देखो पतला सा खंबा, वो देखो हड्डियां जा रही हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जिस्म की बाकी हिस्सों तक पहुंचता है। मुख्तलिफ स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरियों की बड़ी तादाद खून की कमी का शिकार भी होते हैं। इसी मामले पर हमें मजीद गाइड करने के लिए हमें आज के गेस्ट ने भी जो है वो ज्वाइन किया। हम बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर हेमेटोलॉजी डॉक्टर आयशा मजीद मेमन ने, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा खुशामदीद करेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। डॉक्टर साहिबा, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, खासतौर पर जब हम एनीमिया की बात करते हैं, तो आवाम की रहनुमाई के लिए बताइएगा कि ये क्या है और ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों ने सिलेक्ट किया फॉर टुडेज डिस्कशन। और एनीमिया की जहाँ तक बात है, एनीमिया बेसिकली जो खून का लाल वाला कंपोनेंट है उसकी कमी को कहते हैं। उसकी कमी किस तरीके से, एज पर एज एंड जेंडर ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी बच्चे में एनीमिया की जो रेंज है या जो हम जिस लेवल पे एनीमिया कहेंगे वो मुख्तलिफ है। ख़वातीन में एनीमिया की जो रेंज है वो मुख्तलिफ है और मर्द हज़रात के अंदर वो डिफरेंट है। सो एनीमिया इज़ बेसिकली लो हेमोग्लोबिन अकॉर्डिंग टू द एज एंड जेंडर ऑफ अ पर्सन। ओके, यस, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं जिस तरह आप बता रही हैं, साथ में हीमोग्लोबिन जो है वो ख़वातीन में, जिस तरह अगर मैं आसपास का देखूं तो ख़वातीन में फिर भी चेक हो जाता है उनको, बिकॉज कोई ना कोई कभी उनका फॉलो अप टेस्ट होता है या उनकी प्रेगनेंसी के टेस्ट होते हैं, उसमें पता चलता है। लेकिन आदमियों में, आप बता रही हैं, अलग अलग अक़साम है, वो भी ज़रा उस पर भी रोशनी डालिएगा। लेकिन डायग्नोज करना, चेक करवाना कितना ज़रूरी है, इस पर भी ज़रा प्लीज़ गाइडलाइन। जी, अनफॉर्चुनेटली जैसे वेस्ट के अंदर होता है, एनुअल चेकअप्स होते हैं और
सारी उनका चूँकि इंश्योरेंस बेस्ड उनका हेल्थ केयर सिस्टम होता है। हमारे यहाँ चूँकि हम सब लोग अपनी पॉकेट से पे कर रहे होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि चेक नहीं हो रहा होता, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं हो रही होती कि समथिंग इज गोइंग ऑन। वो तो जब बहुत ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेज पे पहुँचते हैं कि जब एक होता है ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बात कि जी अब तो डॉक्टर के जाना ही जाना है या अब तो कुछ टेस्ट कराने ही कराने हैं, तो उस लेवल पर आ जाती है बात। चलें एनुअल चेकअप्स नहीं कराएं, लेकिन कुछ एक चीज़ होती है जो पेशेंट बताता है जिसे कहते हैं साइन, और एक चीज़ होते हैं जो डॉक्टर खुद एग्जामिनेशन के दौरान फाइंड आउट करता है, उसे कहते हैं सिम्टम। सो साइंस एंड symptoms are very important if we are talking about the diagnosis of anemia, चाहे वो मर्द है या चाहे वो सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर कोई रेड ब्लड सेल्स की किसी में कमी है तो उसके सिम्टम्स क्या आएंगे। और सेकेंडली हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि खवातीन को जब हम देखते हैं तो जिनकी डाइट अच्छी भी है वो भी इसकी कमी का शिकार हो जाती है, इसकी क्या वजह है? ये दोनों बातें प्लीज बताइएगा। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, मैं दोनों के बारी बारी ज्यादा अच्छे सवाल ये खुद कर लेते हैं। सही कह रही हैं आप डॉक्टर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि डायग्नोज कैसे करना है, पेशेंट्स की जो कंप्लेंट्स हैं वो क्या होंगी। पेशेंट्स जो है चाहे वो मर्द है या औरत है या बच्चा है वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अगर हम बच्चे की बात करेंगे तो बच्चों के अंदर एक माँ के अंदर अलग कॉजेज हैं और एक साल के बच्चे के अंदर अलग कॉजेज हैं। बच्चों की अगर हम सबसे पहले बात करें तो बच्चों के अंदर ब्लड या तो कम बन रहा है उसकी वजह से एनीमिया है, या बन ठीक रहा है लेकिन टूट फूट का शिकार हो रहा है, जो कि किसी भी मौरूसी बीमारी में हो सकता है। अगर हम खवातीन की बात करें तो खवातीन के अंदर अल्लाह ताला ने एक मंथली जो साइकिल रखा है उसके थ्रू ब्लड लॉस होता है। इसके अलावा डाइटिंग का एलिमेंट खवातीन के अंदर ज़्यादा होता है, और आजकल जो ये प्रोसेस्ड फूड है इनकी कंजप्शन के अंदर भी ये एक बड़ा मेजर रीज़न एनीमिया का जो है वो खवातीन में है। अब मर्दों की बात करें तो सवाल करने वाली थी। जी आप बताइए। नॉर्मल हेल्दी एडल्ट मेल के अंदर एनीमिया बहुत कम देखा गया है, बहुत कम देखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बाहर के खाने दैट अल्टीमेटली लीड्स टू बाज़ औक़ात जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर्स बनाते हैं जो अंदर ही अंदर रस्ते रहते हैं, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता और बार बार ब्लड जो है वो आता रहता है। तो इस वजह से जो है मर्दों के अंदर एनीमिया जो है वो एक रीज़न बन सकता है। या फिर डॉक्टर साहब खवातीन में जिस तरह आपने कहा ना कि खवातीन में ये ज्यादा होता है, तो किस तरीके से खवातीन को किस तरह मतलब कोई भी इंसान को कैसे वो चेक करे? क्या लेथार्जिकनेस होती है, भूख कम लगती है, ज्यादा लगती है? वो जरा साइंस को शेयर कीजिएगा प्लीज। जी देखिए, अगर कोई भी बंदा बोले कि मैं अननेसेसरी बहुत ज़्यादा फटीग फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, मेरी लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो रही है, प्रीवियसली जो काम करने में अच्छा लगता था, मज़ा आता था, अब वो उस तरीके से मोटिवेट नहीं कर रहा, मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, वीक फील हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हाथ पाँव पे हल्की हल्की चोटियाँ चल रही, ऐसी फीलिंग आ रही है, तो या फिर हाथ पाँव बैठे बैठे नम हो रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को एनीमिया के लिए ज़रूर चेक करना चाहिए। ऑल्दो देयर मे बी अदर रीजंस, बट जो ये फीचर्स जो कॉमन मिलते हैं हमें, डॉक्टर साहब इसके लिए ज़रूरी तो नहीं है कि कमज़ोर बॉडी हो, अच्छी खासी मोटी ताज़ी जो लगती है बज़ाहिर फूली हुई बॉडी, उनको भी हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वेट से तो हेमोग्लोबिन का ताल्लुक है ही नहीं, इसका बराह रास्त ताल्लुक के कितने रेड ब्लड सेल्स हैं किसी के अंदर, ये उससे है। वेट से ये बड़ा गलत मिथ है या मिसकंसेप्शन इसको समझ लें कि लोग वेट से इसको कोरिलेट करते हैं, बट इनका वेट से कोई ताल्लुक है ही नहीं। सो व्हेनेवर यू गो टू योर डॉक्टर और आप उनको ये बताते हैं सारी चीज़ें, तो वो आपको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो वो आपकी स्किन, चमड़ी का कलर देखेंगे कि वो पेल है या पीला है या नहीं। फिर आपको जो कंजक्टिवा डॉक्टर से प्रेस करके चेक करते हैं कि खून की कमी है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और ज़बान के उससे भी देखा जा सकता है। जब बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है, तो आपके नेल्स के ऊपर भी जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती है, तो वहाँ से भी एक क्लू मिलता है कि जी इस बंदे के अंदर या बंदी के अंदर या बच्चे के अंदर लो हेमोग्लोबिन है। फिर उसके लिए फर्दर जो टेस्ट हैं वो करवाए जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा अनएथिकल है कि हम सिर्फ एग्जामिन करके और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इस किस्म की खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें किस किस्म की ग़िज़ाएं ऐड करनी चाहिए या लेनी चाहिए
क्या इंपॉर्टेंट है ग़िज़ा में शामिल करना? देखिए सबसे पहले तो ये एस्टैब्लिश हो कि खून की कमी हुई क्यों है। क्या ये ग़िज़ाई कमी की वजह से हुई है, जिसके अंदर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट आप समझने के फैक्टर्स हैं। एक तो आयरन है, एक विटामिन B12 है और एक फॉलिक एसिड है। ये तीनों चीज़ें आप बेसिकली समझ लें काइंड ऑफ अ रॉ मटेरियल हैं जो आपका ब्लड बनाने में बहुत मदद देते हैं। अगर इन तीनों में से किसी एक की भी कमी हो जाती है तो हेमोग्लोबिन लोअर साइड पर जाएगा। तो इस पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एनीमिया की कॉज क्या है, अगर वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है। हाँ, अगर वो किसी और डॉक्टर साहब छोटा सा सवाल करूंगी क्योंकि आयरन को कहते हैं, आयरन आपकी बात काट रहा है, जरूर कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात को, लेकिन साथ साथ उसको जोड़ दीजिए जवाब को। कहते हैं आयरन की जो टैबलेट्स होती हैं वो अक्सर कभी मैं बहुत थक रही थी, बीच में मैंने आयरन ली, लेकिन उस डॉक्टर ने कहा कि बगैर चेकअप के, बगैर ब्लड टेस्ट के आयरन भी नहीं लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है। देखें मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स की आयरन की जो सप्लीमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, जिसके अंदर एलिमेंटल आयरन की मिकदार मुख्तलिफ है। एक के अंदर अगर 200 मिलीग्राम है तो एक के अंदर सिर्फ 50 मिलीग्राम होगी। तो आप अगर अनचेक या बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे से अगर आयरन की दवाई लेंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितने अरसे तक लेनी है, कितनी डोज में लेनी है, और आया जो आप वो ले रही है वो आपके आयरन की कमी को पूरी करने के लिए काफी है या नहीं। दूसरा, आयरन के अपने साइड इफेक्ट्स है, तो जबरदस्त सेगमेंट किया है आप। हम तो फैन हो गए आपके, सीरियसली। डॉक्टर आयशा मजीद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू डॉक्टर साहब। सो सॉरी वक्त की कमी की वजह से हम आपको प्रॉपर तरीके से टाइम मिल सके, लेकिन आपने इतने से टाइम में इतनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दी है हम लोगों को। डेफिनेटली हमारी डाइट अब अच्छी करने की कोशिश करेंगे और मुझे ब्लड टेस्ट भी करवाने चाहिए, हमें फॉलोअप कराना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी। अब शाहजेब हम बढ़ रहे हैं मौसम के हवाले से कुछ बदलते हुए माहौल को भी। नहीं, ये आप मौसम के हवाले से क्यों बात कर रही हैं? आप चाह रही हैं कि मौसम में हम गाने सुने अच्छे मौसम में? ऐसा क्या हो गया? ऐसा भी प्रोग्राम में हो सकता है, लेकिन ये हमें पूछना पड़ेगा क्योंकि एक नौजवान गुलकार जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि जब कोई उनकी आवाज़ सुनता है तो उनका गर्विदा हो जाता है। ऐसा है क्या? तो क्यों ना हम सारी दुनिया को दिखा दें आज और साबित कर दें ये बात के शुरू करते हैं हम सबसे पहले पाकिस्तान की अदालत। आप पर इल्जाम है कि आपकी जो आवाज सुनता है वो आपका फैन हो जाता है। अली जफर और शहजाद रॉय भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। उनके सिंगर्स उनकी तारीफ करते हैं तो फिर हम खुद भी सुनना चाहते हैं। लेकिन इनका जो नाम है इस बारे में बड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये नाम क्या है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इनको इंट्रोड्यूस तो कराता हूँ, जिनकी खूबसूरत आवाज़ है, लेकिन ये नाम मैं उनसे ही पूछूँ कि ये मुनफरिद नाम क्या है। तो हेशम खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये नाम मैंने सही लिया? जी बिल्कुल, हैशम। हैशम कहाँ का नाम है, कहाँ से है? ये पर्शियन वर्ड है। एक साइंटिस्ट है इब्नुल हैतम, तो उनसे इंस्पायर होके मेरे दादा ने। अच्छा, हैशम यानी कि, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन लोग बतानी पड़ती होगी, तो जैसे नामों का मसला होता है, लोग हाशिम कहते हैं, कुछ लोग हैशम भी बोल देते हैं। तो भाई हैशम है, मोहम्मद हैशम खान। तो कैसे हैं आप मोहम्मद हैशम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। ये आप पर इल्जाम है कि आपके जो आवाज सुनता है वो आपका गर्विदा हो जाता है। क्या ये इल्जाम है कि जब मौसम अच्छा होता है तो आप अच्छे गाने सुनाते हैं? डेफिनेटली। तो क्या है भाई, क्या सीन है ये? कहाँ से गुलकारी स्टार्ट हुई? ये पहले कुछ सुने, जैसे जो आप पहले कुछ सुन लेते हैं। हाँ चले भाई। अच्छा, जो आपका सबसे पसंदीदा गाना है वो सुना लें। ओके, तो एक OST है जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो उसको देखते हैं। आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम, तुम्हें याद मेरी क्या आया करेगी। हर एक लम्हे में तुम्हें बांट लूँगा, ना किस्सा बनेगा ना बातें बनेंगी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त
तो जो हम बातें सुन रहे थे वो ठीक साबित हुई। Very nice, very nice. जो हमने जितना कुछ सुना था सब कुछ ठीक है, लेकिन अब हम ये जान लेते हैं माया कि कहानी है क्या, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? मेरी कहानी तो ना सुने आप, हैशम की कहानी हमने उनसे ही सुने। पूछना, आपसे नहीं पूछना। तो हैशम आपने हमें बताना है कि आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई सिंगिंग की। ओके, बैक इन 2014 मैं बीबीए कर रहा था और वहाँ पे एक लड़का आया था नया बैचमेट। फटा हो गया? नहीं, वो गिटार प्ले करता था और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था उससे, तो मैंने उसके बैंड में एज ए गिटारिस्ट शुरू किया था। बट ऑब्वियसली आपको पता है बैंड वर्कआउट नहीं करते, तो वो बैंड फिर बाद में टूटा एंड देन मैं फिर वोकल्स पे आया, देन फिर मैंने वोकल्स। आप पहले गिटारिस्ट थे, वोकलिस्ट आप बाद में बने? दिल टूटने के बाद या बैंड टूटने के बाद? दिल टूटने के बाद तो सिंगर बने। सही क्या बात है भाई, जबरदस्त। सही हो गया। तो जनाब ये बताइए कि ट्रेनिंग ली है हैशम आपने किसी से, या अभी तक ये सारा जो है ना नेचुरल टैलेंट चल रहा है? नहीं, नेचुरल नहीं है, मैंने बहुत सीखा है क्योंकि मैं गॉड गिफ्टेड नहीं था आवाज़ की तरफ से। मेरी बहुत बुरी आवाज़ थी, अभी भी है। नहीं, वेरी नाइस वॉइस, वेरी रॉ, वेरी रियल, सॉफ्ट सी। हाँ, सॉफ्ट सी आवाज है, बनावट नहीं है उस आवाज में। सबसे अच्छी बात आपकी स्केल की है, मेरा म्यूजिक से बहुत लंबा वाबस्तगी रही है, ये मैं बता सकती हूँ। आपके अंदर एक बड़ा नेचुरल सिंगर है, आप उसको पॉलिश करोगे इंशाल्लाह और अच्छे हो जाओगे। सिंगर से हम कुछ सुनेंगे इस सेगमेंट के आखिर में। जरा आप मुझे ये बताएं कि आप गिटार का आगाज आपने किया, गिटारिस्ट जब आप बने, तो ये 2014 का जो आप जिक्र कर रहे हैं उससे पहले गिटारिस्ट आपने बन चुके थे? नहीं, 2014 से मैंने स्टार्ट किया था एज ए गिटारिस्ट एंड देन 2015 में जब बैंड टूटा तो फिर मैं वोकल्स पे आया। ये हर बैंड टूट क्यों जाता है, मुझे समझ नहीं आती इस बात, क्योंकि हमारे बड़े पसंदीदा बैंड भी टूट जाते हैं। जी ऐसे ही असल में होता ये कि जितने भी बैंड मेंबर्स होते हैं ना वो चाहते हैं कि फ्रंट पे हम भी आएँ, सही है, हमारी भी परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए, तो उस चक्कर में जो है वो स्ट्रैटेजीज वर्कआउट नहीं करती हैं और हर कोई फ्रंट पे आने के चक्कर में जो है वो। बट हैशम इतने बड़े बड़े रोलिंग स्टोन्स, एरोस्मिथ, इतने बड़े बड़े बैंड्स, गन्स एंड रोजेस, उन लोगों में ऐसे कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते थे, वो बैंड्स तरक्की इसलिए करते थे, बीटल्स से लेके एंड देन इट वाज नेवर एंडिंग। अभी रिसेंटली मैंने किसका सुना था, वन डायरेक्शन का? हां, वन डायरेक्शन का। बीटीएस का किसका? बीटीएस का आई थिंक अभी आई थी खबर कि मैं बीटीएस का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बट जो आपने गन्स एंड रोजेस की बात की, तो मैंने जब गिटार प्ले करना शुरू किया था तो बिगनर्स लेसन जो थे वो मैं स्लैश के देखता था, ठीक है, तो वो बैंड भी टूटा था, वो बैंड भी टूटा था। अभी उनका रिसेंटली रीयूनियन हुआ है 2018 में आई गेस। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं ईगल्स का भी देखे हुआ है, लेकिन स्प्रिंग्स हमारा फेवरेट बैंड पाकिस्तानी फाइनली कम टू एन एंड। और अब आप समझे ना कितने बैंड थे, सीक्वेंसर्स बैंड था, कोलाज बैंड था, फ्रिंज बेनिफिट्स थे, ये तमाम वो बैंड्स और इतने अच्छे अच्छे गाने थे उनके, लेकिन वो आखिरकार टूट ही जाते हैं। अच्छा अब आप बताएं क्या प्लान है? प्लान यही है कि म्यूज़िक को क्योंकि हमारी थोड़ी सी इंडस्ट्री छोटी है, तो म्यूज़िक को यही है कि आप एज अ साइड लाइन आप लेके चलते हैं, आप ऑब्वियसली प्राइमरी नहीं उसको रख सकते, बट ये है कि इट्स ऑल गुड। मेरे कुछ प्राइवेट चैनल्स पे भी। अच्छा, अली जफर और शहजाद को कितने पैसे दिए थे प्रमोट करने? उनको मैं दे नहीं पाता, जितनी बड़ी डिमांड थी उनकी। क्योंकि मैंने सवाल इसलिए किया कि उन्होंने दिल से तारीफ की। एग्जैक्टली। तो जरा ये बता दें कि इंस्पिरेशन कौन थे जहाँ से आपने सिंगिंग का आगाज किया, उसके बाद कुछ सुनते हैं फिर आपसे दोबारा। 2014 से पहले से जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया, उससे पहले से जो मेरी इंस्पिरेशन थे वो अली जफ़र और जुन्नी जमशेद साहब, और मैं जुन्नी जमशेद साहब को बहुत अच्छा कॉपी करता हूँ अगर मैं गाता हूँ उनको, तो अक्सर लोग कहते थे यार तुम्हारी आवाज़ में जुन्नी जमशेद का रिसेम्बलेंस है बहुत ज़्यादा। और एंड देन जब म्यूज़िक को परस्यू किया और पता चला कि कितनी गहराई है, तो पता चला अली जफ़र बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, शहजाद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो बस दे आर गुड पीपल, एग्जैक्टली दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर नाइस ह्यूमन बीइंग्स। तो जब आपने जुनैद भाई का जिक्र कर ही दिया है, तो कोई ऐसा गाना जो सुबह और माहौल को और मद्देनजर रखते हुए, और शाहजेब की आवाज में इतना बेस है, आपको वैसी बेस मिल जाएगी। मैं तो गा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। झूठ बोल रहा है। तो कोई जुनैद भाई का कोई गाना? डेफिनेटली जुनैद भाई का गाना हम बिल्कुल सुना सकते हैं, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम, मेरा जो कैपो है वो मेरे बैग में उधर है। हाँ, कैपो, वो प्लीज इनको हैंडओवर कर दें यार, इनको जरा पकड़ा दें, जब तक हम इनसे पूछ लेते हैं कि आप कौन कौन से किस किस किस्म के गाने गाते रहे हैं माजी में। ठीक है, मेरा ज़्यादातर जो है ना वो सॉफ्ट मेलोडी की तरफ ही ज़्यादा रुझान रहा है, बट ये है कि स्टेज पे ये सब गाने चलते नहीं हैं, आपको पता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा नो मेरी बैग की आगे वाली पॉकेट में रेड कलर का कैप हो। बैग ले आए यार, बैग ही ले आए, हम भी देखें इस बैग में क्या है। इस बैग में मम्मी ने खाना पैक करके दिया है। वेरी गुड, खाना हम रख लेंगे और कैप आपको दे देंगे। मुख्तलिफ इकसाम के गिटार आ रहे हैं ना माया, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये गिटार भी आपने ये मॉडिफाई हुआ है या आपने ये खरीदा था? अब आप लोग सोचेंगे कि मैं इंडोर्स कर रहा हूँ, बट शहजाद रॉय साहब के पास यही गिटार है एग्जैक्टली, इससे थोड़ा सा चेंज है, मुझे बहुत पसंद है, तो फिर मैंने हम सही समझे हैं, हम भी यही समझेंगे। आप बिल्कुल सही कह, उन्होंने पैसे देके भेजा था, बोला तो मेरा नाम ले मेरी तारीफ ही कर देना। एग्जैक्टली, गुड, आई लाइक दैट, द किड हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर। बता भी साथ क्या सुना रहे हैं? जुनैद जमशेद साहब का मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है, पर्सनल फेवरेट, एतबार। ओह यार क्या बात है, क्यूट।
एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा लज सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जुनून, ये मेरी जलन है, मेरी सजा, मेरी ये थकन कह रही है क्या। सुनो तो सही, सुनो तो सही, प्यार प्यार भी हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। सुनो तो सही, प्यार व्यार भी हो ही जाएगा, यानी कि इस लड़की की आवाज सुनो तो सही, चांस तो दो। बहुत मजा आया भाई, रियली। मोहम्मद हेशम खान तुमसे मिलके, वेरी पॉजिटिव एनर्जी यू हैव। आगे के प्लान्स क्या हैं, बस ये हमें जरा बताएं। 2 बच्चे खुशहाल कराना। क्या करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में आप? मुस्तकबिल देखिए, मेरे ऊपर फ्यूचर डिपेंड नहीं करता, मुझे डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है, काम मिलता है नहीं मिलता, और किस नौयत का काम मिलता है। अभी मेरे 1-2 गाने ऑन एयर होने वाले हैं एक और प्राइवेट चैनल के ऊपर, और पहले भी एक हो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री बड़ी लिमिटेड है, आपको पता है, तो उसमें बड़ा एक स्पेसिफिक म्यूजिक है जो कि मशहूर हो जाता है, चल जाता है, लेकिन बाकी जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो हम देखते हैं बड़े स्ट्रगलिंग फेज में रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या प्लान है कि आप क्या करने जा रहे हैं मुस्तकबिल में? ऑनेस्टली कुछ भी डिसाइडेड नहीं, क्योंकि आगे कोई मतलब क्लैरिटी ही नहीं है हमारे पास। कुछ तो ऐसा हो कि हम सोचें कि हाँ हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारे लिए जो है वो सक्सेस है। इवन कि जो लोग ओवर द नाइट वायरल होते हैं वो भी वापस से थोड़े टाइम के बाद देन रिवर्स कर जाते हैं। बिल्कुल एक बहुत ही बहनों वाला, भाइयों वाला, जो भी मशवरा समझो वो भाइयों थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मशवरा ये है कि ये तुम्हारा शौक है, ये जुनून है, एंड ऑब्वियसली हम जो मीडिया से रखने वाले लोग हैं, हम लोग बहुत पैशनेट होते हैं अपने आर्टिस्टिक कैरेक्टर के बारे में, बट ऑलवेज हैव अ प्लान बी या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इन योर लाइफ। म्यूजिक इंडस्ट्री को मैंने अपनी आंखों के सामने बनते भी देखा है, और म्यूजिक इंडस्ट्री को गायब होते हुए भी देखा, और फिर दोबारा रिवाइवल देखा है। सो ये बहुत ही मोहब्बत से एक आपको फीडबैक दे रही हूँ और एडवाइस कर रही हूँ कि डू हैव योर अनदर सोर्स ऑफ इनकम। और जब तक वो तुम्हारा एक गाना और नहीं सुन लेंगे हम दोनों, जब तक तुम इस सेट से नहीं निकल सकते। ठीक है, बस आप चाह रही हैं ब्रेक पे जाएं, इनकी आवाज सुनते हुए? जी। हम बता दो प्रोग्राम के बारे में क्या करना है, इनकी आवाज से हमने ब्रेक पे जाना है, उसके बाद कमर्शियल चलेंगे, ये गाना गा रहे होंगे और फिर देखिएगा आप कितनी प्यारी ट्रांजिशन आएगी और हम ब्रेक पे चले जाएंगे। देखिए प्लीज जी जी क्या सुना रहे हैं खरी खरी के अलावा? अब जिन्होंने मुझे इतनी तारीफ करी, जिनका इतना नाम है, अली जफर साहब। क्या बात है, क्या बात। और ये रिसेंटली इनका आया है और मुझे बहुत पसंद है ये वाला ट्रैक, तो कमी पेशी माफ। तन्हाई में मर जाए क्या फिर आओगे, इस तरह से क्या हर पल तुम तड़पाओगे, गैर की तरह से ये तकल्लुफ कैसा, ये मुरव्वत है कैसी, ये तारुफ कैसा, मैंने अपने ही हाथों से गवाया है तुझे, आशना कोई और अब आया है तुझे, दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगूं, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगूं, वो चाह जो हम में थी फिर से पाकिस्तान में शाहजेब और माया के साथ रहने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो कहानी अब शाहजेब और मैं आपसे शेयर करने वाले हैं,
ये ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा, प्लीज़ बंद कर दीजिए, ये आपके दिल को छू जाएगी, ये आपको अल्लाह के शुक्र में ले जाएगी, ये सजदों में ले जाएगी। और ये एक ऐसी मिसाली कहानी है कि शायद ऐसी मिसाल फ़ी ज़माना नहीं मिलती। बिल्कुल, आप जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कराची की अस्मा हैं, और कराची की अस्मा जिन्होंने अपनी जान के लिए ख़तरे में डालकर अपने ही शौहर की ज़िंदगी बचाने के लिए अपना गुर्दा जो है वो अतिया किया। और ये कहानी जब मैंने सुनी, वाकई जैसे माया जिक्र कर रही हैं, ये मोहब्बत की भी एक कहानी है, और जिस तरीके से उन्होंने कह लें कि किसी की जान बचाई अपनी जान खतरे में डालकर, ये भी बहुत बड़ी बात है। भाई देखिए, पूरी दुनिया में जब लोगों ने कहानी देखी तो उसमें इनका राज उन्होंने बताया कि जब ये हॉस्पिटल में थे तो लोग इनको लव बर्ड्स कह रहे थे। बात यह है कि ये बचपन की मोहब्बत, जैसे कि उनके हस्बैंड उमर भाई हैं, अल्लाह दोनों को ज़िंदगी, सेहत, साथ, खुशियाँ, बच्चों की एक दूसरों की बहारें देखना नसीब फरमाए, क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जब इंसान ऐसा कोई किरदार अदा करता है तो वो शायद मोहब्बत के अलावा इज़्ज़त बहुत ज़्यादा पा लेता है। मेरा ख्याल है वो किसी भी रिलेशन को कामयाब करने के लिए उसमें इज़्ज़त होना, इसीलिए उमर भाई कहते हैं ना कि वो अपनी वाइफ से मोहब्बत भी करते हैं लेकिन उन पर फ़ख्र भी करते हैं। और अब कहते हैं ना, उनकी एक वीडियो में देखा, अब इनसे ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। तो आइए आपके इन दोनों से एक जो उनकी है तो हीरोइन माशाल्लाह देखने में प्यारी भी हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, लेकिन असल में वो हीरो हैं, उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर मिसेस उमर खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो माशाल्लाह, जैसा शाजिब ने बताया कि जिस तरह जो भी मामलात हुए, मैंने ये सुना कि उमर भाई की पहले भी उनकी तबीयत ख़राब रहती थी लेकिन इतना सिवियर नहीं था, क्योंकि आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बट आफ्टर कोविड, जो इस साल 2022 में इनको कोविड हुआ, उसके बाद से इनकी तबीयत गिरना शुरू हुई। आसमा, वहाँ से बताइएगा। कोविड के बाद से उमर में ऐसे सिम्टम्स दिखे हमें जो कभी लाइफ में नहीं दिखे। उमर के पाँव स्वेल होने लग गए। उमर इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन ना, लाइक ऑफिस जाना, देन जिम जाना, ही हैज़ हिज रूटीन। तो उसके बाद से ऐसा लगा कि उमर को बहुत ज़्यादा लेजीनेस हुई थी। उन लोग को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स हमने पहले कभी देखे थे कि उमर बैठे बैठे सो रहे थे, और मुझे हैरानी हुई थी बिकॉज आई हैव नेवर सीन उमर लाइक दिस। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। तो फिर हमने डॉक्टर पे कहा, उन्होंने कहा कि आपके जो एवरी 6 मंथ्स पे टेस्ट होते हैं वो आप वापस कराएं। तो उसके बाद हमें पता चला कि सडनली उन्होंने बोला कि क्रेटिनाइन लेवल बहुत हाई है और दोनों किडनीज वर्क नहीं कर रही। तो हम लोग काफ़ी शॉक में चले गए, और उमर को इस वक्त ये नहीं पता था, क्योंकि उमर ने ब्लड टेस्ट कराए थे और रिपोर्ट्स मैंने चेक की थी। इनको नहीं पता था, उमर को नहीं पता था। उमर ने प्लान किया हुआ था नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड्स के साथ ये हॉक्स पे जा रहे थे। एंड आई नो उमर बहुत जल्दी स्ट्रेस से लेते हैं, एंड आई नो माई सेल्फ कि मुझे होता है कि चलो अब ये परेशानी आ गई है, या आई एम वेरी कंपोज, आई एम लाइक हाउ टू डील विद इट ना, कैसे निकले इससे, इट्स ओके। तो उमर को मैंने नहीं बताया, उमर गए हुए थे, मैंने कहा उमर को यू नो लेट हिम गो विद दिस प्लान। तो फिर मैंने सारा जब देखा तो इतना क्रेटिनाइन जब हाई हो जाता है तो उसमें इधर यू हैव टू गो फॉर द डायलिसिस, एंड डायलिसिस मुझे नहीं लगता है कि एक परमानेंट सोल्यूशन है, और फिर होता है कि आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना होता है। सो मैं बहुत शिवर कर रही थी, मुझे था, लेकिन मुझे था कि मैं अपने आप को माइंड प्रिपेयर करके जाऊँ, बिकॉज जब मैं डॉक्टर के साथ बैठी होंगी तो मुझे उनसे बात करनी होगी कि अब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो उसी वक्त मैंने, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब पे आपको पता है तो हर चीज़ है, आप डॉक्टर्स की वीडियोस मैंने देखी, बेस्ट ट्रांसप्लांट्स होते हैं, मैंने सारे जो ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये हर जगह रेकमेंड किया हुआ था कि विद डायलिसिस, तो डायलिसिस इज जस्ट टेम्पररी थिंग, बट इफ़ यू नीड अ हेल्दी लाइफ, अगर आपको और अच्छी लंबी उम्र चाहिए एक अच्छी हेल्थ के साथ, तो यू शुड ऑप्ट फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। व्हेन यू गॉट टू नो, जब आपको इस सारी बातें पता लगी तो आप क्या फील कर रहे थे? मैं तो थोड़ा सा शॉक में आ गया था। आई वाज नर्वस कि आगे क्या होगा। आई वाज थिंकिंग अबाउट माय फैमिली बिकॉज आई हैव 2 किड्स, सारी चीज़ें, फिर वो आपकी पूरी एक दुनिया एक रिवॉल्व करनी शुरू हो जाती है, घूम जाती है। सही है। तो बट जिस तरह अस्मा बहुत ज़्यादा कंपोज्ड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड है उसका, तो वो बेसिकली मुझे चेयर अप करने लगी एंड स्टफ। तो इसलिए फिर मेरे एक जो लेवल जो होता है एनजाइटी का, सब चीज़ें सारी कम हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह के बताना सारी चीज़ें, कुछ नहीं होता, हर चीज़ गुजर जाएगी। एंड देन शी वाज लाइक फ्रॉम द फर्स्ट डे शी वाज लाइक कि मैं आपको अपनी किडनी डोनेट कर दूंगी, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसने पहले ही एक चीज़ सोच ली थी, हाँ पहले ही कर लिया था, मैंने अब बगैर पता चले कि मैच होगा नहीं होगा। तो बस इसकी दुआएं चीज़ें कि अल्लाह करे मैच हो जाए, चीज़ें हो जाए। तो मेरा ब्लड ग्रुप भी ऐसे अल्लाह ताला ने वो दिया था कि जिसके ऊपर मेरी कोई भी ब्लड ग्रुप लगती है, AB पॉजिटिव, तो उसके ऊपर वेरी रेयर, तो उसके अंदर फिर ये होता है कि कोई भी लकी पेशेंट्स कहते हैं मैच हो सकती है उसके अंदर किडनीज वगैरह, तो वो भी एक बेटरमेंट था। लकीली है कि इसमें सारे अल्लाह की शान है इसमें वाकई में। उमर को शुरू से ये था कि तुम सोच रही हो, बट क्योंकि मैं उमर की रिलेटिव नहीं हूँ, बहुत सारे मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि क्या आप इनकी रिलेटिव हैं, क्या आप इनकी फर्स्ट कज़न हैं,
सो अच्छा आपके शो के थ्रू मैं बता सकूँ, बिकॉज पर्सनली सबको नहीं बता पाती कि हम लोग बिल्कुल भी रिलेटिव्स नहीं, वी वर फ्रेंड्स बिफोर। अब से मियां बीवी का रिश्ता तो है ना, रिश्तेदारी है, रिलेशन है बिल्कुल, लेकिन कोई फर्स्ट कजन नहीं हो, बिल्कुल दूर दूर तक फैमिलीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई, सर्जरी से पहले किसी किस्म की बातें जहन में, क्योंकि एंजाइटी ऑब्वियसली होती है और बहुत ज़ाहिर है इस किस्म की बातें आ रही होती कि बंदा बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, आप क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे जब आपको ये बिल्कुल सर्जरी सर पे आ चुकी थी और आपको पता था कि अब ये होनी है? एक चीज़ दिमाग में बार बार आ रही थी जो क्या मैंने डॉक्टर से भी डिस्कस करा था, मतलब कि पता नहीं था ना कि एक बंदा एक अगर एनेस्थीसिया लेके, अगर जनरल एनेस्थीसिया लेके फिर बाद में उठेगा नहीं उठेगा, क्या होगा, बिकॉज़ आई हैव नेवर, मेरी कभी सर्जरी नहीं हुई, हैव नेवर बीन टू हॉस्पिटल बिफोर, कुछ भी नहीं पता कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं किया, कट भी नहीं रहा, एंजाइटी अलग तो वो एक फेयर था कि पता नहीं उसके बाद मैं उठूँगा, क्या सिचुएशन होगी, किस तरीके से प्रोसेस होगा। बट SIUT एक हॉस्पिटल जो इदारा है, उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करी थी, तो उन्होंने मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता चला इवन कि कब ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ। ऑल्दो जो डायलिसिस में जो पेन और चीज़ों के थ्रू जो बंदा गुजर रहा होता है उससे बहुत ज़्यादा कम, मतलब कि पता तक नहीं चला कि कैसे ऑपरेट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अल्लाह ताला। आई वांटेड टू आस्क अस्मा, जब सर्जरी का पता चला कि किडनी ट्रांसप्लांट होना है, आप बोल रही थी उमर भाई को कि मैं ही दूंगी आपको किडनी, आपको पता भी नहीं था दूर दूर तक, फरिश्तों को भी नहीं था कि मैच होगा नहीं होगा। वो प्रोसेस थोड़ा सा मुख्तसरन शेयर करेंगी कि आप गई, आपने करवाया, फिर वो उस वक्त क्या एंग्जाइटी थी, क्या बस डे 1 से मैं ही तो बस मैंने अल्लाह पाक को बहुत तंग किया हुआ था कि मेरी ही मैच हो जाए और मुझे ही पकड़ लिया था आपने अल्लाह को। और जब पहले से पता चला कि इनका AB पॉजिटिव और मेरा A पॉजिटिव है, फर्स्ट स्टेप जो होता है किडनी डोनेट करने के लिए, तो हम लोग का जब मैच कर गया तो उसके बाद फर्दर होते हैं, और मेन जो होता है कि आपका एक CT स्कैन होता है जिसके बाद वो आपको बताते हैं कि इफ़ यू आर हेल्दी डोनर और नॉट। तो एक स्टेप पे बहुत सारे टेस्ट के बाद आप प्रूव हो जाता है कि ओके यू कैन डोनेट द किडनी। तो हर स्टेप पे मैं बस अल्लाह ये पार करा देंगे, जो होता है ना एग्जाम्स में ऐसे करते आपको जाना है, तो बस हर चीज़ पे अल्लाह पाक ने बहुत साथ दिया, अल्लाह का शुक्र है। एंड पे जब मेरी वो फाइल में लिखा हुआ था ना अस्मा सिराज हेल्दी डोनर, बस उसको देख के खुश हो रही थी कि यस मैं डोनेट। कैसे बताया आपने उमर भाई को वो लम्हा, हाउ डिड यू टेल हिम? बस उमर को CT स्कैन के रिजल्ट का वेट था, फिर उन्होंने बोला आप हेल्दी डोनर हैं, हम आपका लेफ्ट किडनी ले लेंगे, और मैं इतनी खुश थी। फिर मुझे लिटरली डॉक्टर्स कहते कि हम देख रहे हैं पहली डोनर, इतनी खुश है कि आप काउंसलिंग करते कुछ डोनर्स की। मैंने कहा आई विश, क्योंकि बहुत सारे माया इतने मिसकंसेप्शन है, लोगों ने मुझसे इतने क्वेश्चन पूछे कि आप फिर कंसीव कर सकती हैं, आप इतनी यंग एज में दे दिया। एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको एक किडनी की जरूरत है। अल्लाह की शान देखें कि आपको अल्लाह ने 2 किडनी दी है, तभी आप हेल्प कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहुत सारे मैं डोनर्स को ये बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल हेजिटेट नहीं करें। बहुत सारी वाइफ ऐसी जो कहती थी कि हम तो उनके रिलेटिव नहीं है तो हमने कभी ऑप्ट ही नहीं किया, कभी ब्लड टेस्ट भी नहीं कराया। लोग की मिथ है कि मैच नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। और वाइस वर्सा, लाइक हस्बैंड भी वाइफ को दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर की कंट्रीज में तो आपको पता है कि डिजीज डोनर्स ही देते हैं, कहाँ कोई रिलेटिव देता है। अगर मैच ना होती तो आपने क्या सोचा था? अगर मैच ना होती तो फिर बेसिकली मैचिंग तो क्योंकि जब डॉक्टर के पास जब हम फर्स्ट डे जब हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा था देखो मैचिंग 100% तो किसी की भी होती नहीं है, इवन भाई बहन की भी नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली वो मेडिसिन्स कुछ ऐसी दे रहे होते हैं, अगर पूरी 100% मैच भी ना हो, अगर थोड़ी सी भी मैच भी ना हो या मिस मैच भी हो, मगर वो दवाइयों के थ्रू आपको मैच करवा देते हैं ताकि रिजेक्शन ना आए आपकी किडनी के अंदर, क्योंकि वो तो कुछ दवाइयाँ ऐसी दे रहे होते हैं आपको जो कि लाइफ टाइम चल रही होती है और वही आपको मैचिंग कर रही होती है। सोचने की बात कि एक तो दवाइयाँ जिनका असर डायरेक्टली आपकी किडनी पर होता है और इलाज भी किडनी का ही, तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। मैं शाहजेब को बताना चाहूँगी, शाहजेब जब इनकी सर्जरी हुई ना उमर भाई की, तो उमर भाई को लेकर आए क्योंकि उनका बड़ा सेंसिटिव था, और अस्मा ने भी बताया था कि जो डोनर होता है उसको जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं, और जिसके प्लांट जो है वो ट्रांसप्लांट होता है उसको रखते हैं ऑब्जर्वेशन में। तो जहाँ इनको रखा हुआ था बड़ा सेंसिटिव एरिया था, तो इनकी की ख्वाहिश थी कि मुझे ऐसी जगह कर दो जहाँ मुझे आसमान नजर आती रहे। इनकी असल जो मेरा ख्याल है जो इनका जो ब्लड चल रही थी ना वो सारी साथ में, तो ये क्या सिचुएशन थी? कितनी सदाकत है स्टोरी में, जरा मुझे बताएं। नहीं एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। मैं जब मैं ICU में जब पहली मेरी आँख खुली थी, सबसे पहले मैंने अस्मा को ही देखा था, मेरे लेफ्ट पे थी कि वो है सब सही है कि नहीं, तो उसने मुझे वेव हैंड कहा कि ठीक है सब चीज़ें सही हैं। फिर उसके बाद फिर ऑब्वियसली फिर उनको, मैं एक रूम में था, वो मेरे सामने थी, तो अवश्य मैं डॉक्टर्स को कह रहा था कि प्लीज़ किसी तरीके से, क्योंकि एक खिड़की से नज़र आ रही थी कि वो वहाँ पे, तो मैं बोला दरवाज़ा वगैरह खोल दिया, उन्हें दरवाज़ा खोल दिया कि आप उनको एटलीस्ट देख सको। आज हमारे शो के जरिए आखिर में आप अपनी वाइफ को क्या कहना चाहते हैं?
मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि शी सेव्ड माय लाइफ बेसिकली। इनकी बदौलत अभी सांसें चल रही हैं एंड आई रियली लव एंड थैंक यू फॉर दिस। आसमा, आर यू इमोशनल? मैं हूँ इमोशनल यार, लेकिन मुझे तो बहुत ही अजीब सा लगता है जब मुझे कोई थैंक यू ऐसे कुछ कहता है ना। मुझे लगता है कि अल्लाह ने 2 किडनी दी थी ही इसीलिए। तो मैं अल्लाह ने आपका नाम बहुत जो है वो मोहब्बत वाला है और इस नाम में जो है वो माँ भी आता है। तो अल्लाह की तरफ से नामों के ना बड़े असरात होते हैं पर्सनालिटी पर। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे, आपकी जोड़ी को नजरें बचाए, हासिदीन से बचाए, सेहत वाली जिंदगी अता करेंगे। सेहत से बड़ी और कोई नेमत नहीं है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आसमा और उमर भाई आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। पूरी दुनिया इनकी कहानी जान रही है। हमारी खुशनसीबी के इन्होंने हमारे पास भी आकर अपनी कहानी हमसे शेयर की और मोहब्बतों के फूल निछावर किए। सुबह पाकिस्तान में शाज़ेब फरमाया कर रहे हैं आपका इंतज़ार इस मोहब्बत के साथ कि अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। लेकिन प्लीज़ ज़रूर आइए हमारे साथ, हम वापस आते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर शाज़ेब बरमाया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया है। जैसे कि ईद कुर्बान सुन्नत इब्राहीमी का मौका करीब आ रहा है, ऐसे ही सवालात और रहनुमाई का जो सिलसिला है वो सुबह पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है। हमारी खुशनसीबी के हमारे बहुत ही मोहतरम और बहुत ही वेल नॉलेज एंड वेल इन्फॉर्म्ड हमारे जो उलमा इकराम है वो हमारे साथ होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से वो समझाते हैं वो आम इंसान को समझ में आती है। रहनुमाई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें गौर तलब हैं, इनको समझना जरूरी है, इस पर अमल करना जरूरी है। तो आज भी फैसलाबाद से बिल्कुल ऐसा ही फारूक अल कादरी साहब हमारे साथ बिल्कुल ये पहले भी हमारे हजरत आ चुके हैं और मुफ्ती साहब ने पहले इतने एहसन और प्यारे तरीके से समझाया था। शाज़ेब आप नहीं थे यहाँ पे, बट इतने अच्छे तरीके से समझाया था कि आप यकीन करें कि लोगों ने मुझे मैसेज किया कि इनको आप दोबारा जो है इनसे वक्त लें और ताकि हमें मजीद जो है रहनुमाई हासिल हो सके। हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद से मुफ्ती फारूक अल कादरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। शुक्र रब ताला का, उसने अपने हबीब के सदके बहुत अता किया हुआ है। हज़रत पिछले सवालों के बाद बहुत सारे सवालात जो हैं वो लोगों ने पूछे। अब जाहिर है हम तो सिर्फ जमा कर लेते हैं रिसर्च बेसिस के लिए और फिर आप लोगों से वक्त लेते हैं। पहला सवाल आज का हज़रत ये है कि किसी जानवर के जिस तरह खूबसूरत बनाने के लिए उसके जो उसके सींग होते हैं उनको या तो ऑल्टर किया जाता है, फाइल किया जाता है, काटा जाता है या उसके ज़ख्म हो जाता है, ऐसी सूरत हाल में क्या हुक्म है और क्या हमारे लिए रहनुमाई है? जी किसी जानवर का सींग अगर टूट जाए, उसके ऊपर वाले हिस्से यानी उसके सिरे से टूटे, दरमियान से टूटे, तो ऐसी सूरत में बिला किसी कराहत के कुर्बानी जायज़ है। उमूमी तौर पर जो जानवरों के व्यापारी हैं, ताजिर हैं, वो यूँ करते हैं कि जानवरों को हसीन व जमील रखने के लिए और उनकी खूबसूरती में इजाफे के लिए जानवरों के सींग को सिरे से यानी उसकी जड़ से निकाल देते हैं और जब वो निकालते हैं तो उस जगह पर एक ज़ख्म हो जाता है। उस ज़ख्म को फिर दाग कर या कोई मेडिसन यूज़ करके उसको भर दिया जाता है, वो ज़ख्म फिर ख़त्म हो जाता है। अगर जानवर का इस तरह सींग निकाल दिया गया फिर उसका ज़ख्म दुरुस्त हो गया तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन इसमें एक एहतियात ये है, अगर सींग निकालने के इस अमल में उस ज़ख्म का असर जानवर के दिमाग तक पहुंच गया और उसको दिमाग में तकलीफ शुरू हुई और उसका दिमागी तवाज़ुन कायम ना रहा, तो ऐसी सूरत में फिर उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। नहीं है, सही सही। इन बातों का ख्याल रखना है। मुफ्ती साहब, हमने पिछले प्रोग्राम में ये भी बात की थी जब आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए थे कि जो कुर्बानी का वक्त है इस हवाले से क्या अहकामात हैं, कुर्बानी कब करनी चाहिए, और आपने मगरिब के हवाले से बताया था कि मगरिब से पहले तीसरे दिन करनी चाहिए। हाँ, तीसरे दिन की लेकिन साथ में ये भी बताएगा क्या रात के वक्त कुर्बानी की जा सकती है?
जी बिल्कुल, रात के वक्त कुर्बानी उसी तरह जायज़ है जैसे दिन के वक्त कुर्बानी करना जायज़ है। इसमें समझ लेना चाहिए कि ईद के पहले दिन नमाज ईद की नमाज के बाद से लेकर ईद के तीसरे दिन गुरूब आफताब से पहले तक दिन रात का ये सारा वक्त कुर्बानी का वक्त है। आप जिस वक्त चाहें कुर्बानी कर लें। मैंने अर्ज़ किया था कि गुज़श्ता ज़मानों में चूँकि लाइटिंग का इतना बेहतरीन इंतज़ाम नहीं था, खदशा था कि रात के वक्त कुर्बानी करने से कुर्बानी का अमल कहीं ऐसी सूरत इख्तियार ना कर जाए जो शरन जायज़ नहीं होता, तो मना किया गया था। लेकिन आज रोशनी बहुत उम्दा है तो की जा सकती है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ठीक है हजरत, कल जो है जुनैद इकबाल साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे और बड़ी अहम गुफ्तगू हुई थी इस हवाले से कि ज़िबा करते हुए जो है वो वीडियोस बनाना या इस तरह करके उसको जो है जिस तरह वो सुन्नत इब्राहिमी का जो एहतराम है उसको बहुत अफेक्ट करता है। उस पर भी मैं चाहूँगी आप रहनुमाई फरमाएं। लेकिन अगर ज़िबा करते हुए तकबीर पढ़ते हुए आपने ब्रेक ले लिया और दोबारा आपने तकबीर पढ़ना शुरू की, और क्या इसमें ब्रेक हो सकती है या आप दोबारा शुरू से पढ़ें, जरा रहनुमाई फरमाइएगा। जी हजरत। जी इसमें एक गुजारिश तो मेरी तरफ से भी शामिल कर लीजिए कि जानवरों की कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ एक जानवर को ज़बह करके खून बहाना नहीं होता। इसका एक बुनियादी तौर पर बैक में फ़लसफ़ा है। वो फ़लसफ़ा ये है कि बंदा अपने हुक्म पर, अपने रब के हुक्म पर सर झुकाए हुए है और अपनी ख्वाहिश और अपनी मंशा को अपने रब की मंशा पर, उसके हुक्म पर कुर्बान कर रहा है। और ये सारे का सारा अमल, इसकी रूह है इखलास। अगर इखलास नहीं है और आप वीडियोस लगा रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, या आप बड़ा जानवर लाए हैं और उसको आप लोगों के सामने शो ऑफ कर रहे हैं ताकि लोग देखें और वाह वाह करें, तो ऐसी सूरत में आपका अजर, आपका सवाब, आपका इखलास, आपके इस अमल की कामयाबी, ये सब बहुत पीछे चली जाएगी और इसमें ऐन मुमकिन है कि ये कुर्बानी कबूल ना हो। इसलिए इखलास को बुनियादी तौर पर आप प्रायोरिटीज़ में शामिल करें और हर उस चीज़ से बचें जो इखलास के ख़िलाफ़ हो और कुर्बानी के मकसद के ख़िलाफ़ हो। अब रही ये बात कि कुर्बानी करते वक्त जो तकबीर पढ़नी है ज़बह करते वक्त, उसमें ये बात ख़ास एहतियात करनी चाहिए। सूरह अनआम की आयत नंबर 118 से 121 में ये बात मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैह, वो ज़बह किया हुआ जानवर तुम नहीं खा सकते जिस पर ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। तो कुर्बानी करते वक्त जानवर के गले पे छुरी फेरते वक्त उससे कबल कसाब साहब के लिए लाजिम है कि वो अल्लाह का नाम लें। नबी अकरम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 2 चितकबरे मेंढे ज़िबा फरमाए अपने हाथों से, तो आपने ज़बह करते हुए बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर ये कलिमाते तय्यबात पढ़े और फिर आपने जानवरों को ज़बह फरमाया। तो ज़रूरी है कि पहले अल्लाह का नाम लिया जाए, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ा जाए और फिर जानवर ज़बह किया जाए। एक मरतबा ऐसा हुआ, और ये बात मैं पहले भी किसी प्रोग्राम में कर चुका हूँ। एक मरतबा ईद की नमाज के फ़ौरन बाद मेरे पास कसाई आए और उन्होंने छुरियाँ इतनी ज़्यादा कसरत से उठाई हुई थीं और मुझे कहा जी आप इस पर तकबीर पढ़ दें। तो मैंने कहा जी कि छुरियों पे तकबीर पढ़ दूँ, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा जी जब हम जानवर ज़बह करते हैं तो टाइम नहीं होता, तो हम सुबह सुबह इकट्ठी छुरियों पे ही तकबीरें पढ़वा लेते हैं। तो ऐसी जहालत भी हमारी सोसाइटी में है, ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी है कि आप जानवर को ज़बह करने से कबल। जी बिल्कुल बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, इसमें भी रहनुमाई आपकी चाहते हैं कि अक्सर हम अनाड़ी कसाई हमारे यहाँ बड़े कॉमन हो जाते हैं जब ईद करीब आती है, और जो ज़िबा करने का सही तरीका है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि जो ज़िबा किया जाता है किसी जानवर को, तो जो उसकी गर्दन है वो जिस्म से अलग कर दी जाती है, उसका सर जुदा कर दिया जाता है। क्या ये सही तरीका है या नहीं है, या सही तरीका क्या है ज़िबा करने का जानवर को?
देखें, जानवर को ज़बह करने का तरीका ये है कि उसको बाईं करवट लेटाएं, लेफ़्ट करवट पर उसको लेटाएं, इस तरह कि जानवर का मुंह हो जाए किबला की जानिब। फिर उसके हलक और लब्बा के दरमियान, ये जो उभरी हुई हड्डी है, इसके दरमियान जो हिस्सा है, इसमें 4 रगें होती हैं, हुलकूम, मरी और वदजान। इनमें से 3 रगों को काटना ज़रूरी होता है। ये 3 रगें काटी जाएंगी, लेकिन इस सब अमल से कबल, छुरी फेरने से कबल बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा जाए। और हुक्म यह है कि छुरी आपकी भरपूर तेज़ हो, क्योंकि खुरदरी छुरी से जानवर के हलक में तकलीफ ज़्यादा होगी, जिससे मना फरमाया गया है। नंबर 2, इसमें एक एहतियात ये भी की जाए, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह ना किया जाए, क्योंकि जानवर को इससे ना किया जाए। तीसरी इसमें खास बात यह है कि 4 रगों में से 3 कट गई तो कुर्बानी आपका ज़बिया हलाल हो गया। अगर 4 रगें भी कट जाएं तो भी कोई हरज वाली बात नहीं, ज़बिया जायज़ है। अब सवाल ये है कि गर्दन अलग कर देना, इसकी क्या शरई हैसियत है। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि जिस जानवर की गर्दन बिल्कुल अलग कर दी जाए, वो फौरन ठंडा पड़ जाएगा, उसके बदन के अंदर से जो खून का इखराज है वो पूरी तरह हो नहीं पाएगा। जबकि हमारे दीन ने जो हमें तरीका बताया कुर्बानी का कि उसकी गर्दन को पूरा न काटा जाए तो वो देर से ठंडा होगा, और इस दौरान उसके बदन से सारा खून निकल जाएगा। जब सारा खून निकल जाएगा तो जरासीम से वो जानवर पाक हो जाएगा, जरासीम से वो खाली रह जाएगा। तो अगर आप उसको पूरा काट देंगे उसकी गर्दन को, तो उसके बदन के अंदर खून बाकी रहेगा जो जरासीम का बाइस बनेगा। इसलिए दीन ने जो हुक्म दिया है, इसमें इंसान की सेहत की हिफाजत है और इंसान के लिए ये साफ शफाफ और महफूज तरीन अमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मुफ्ती फारूक कादरी साहब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब ने वक्त निकाला, फिर आपसे रहनुमाई। मुझे जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे आज वक्त की कमी की वजह से, लेकिन आपसे फिर वक्त लेंगे, आपको तकलीफ देंगे प्रोग्राम में आने के लिए। आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ प्रोग्राम में छोटा सा वक्फा लेंगे, शाज़ेब फरमाया कर रहे हैं आपका इंतज़ार। अल्लाह पाक आप सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। अभी ब्रेक में आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देख रहे थे, एक तशद्दुद के हवाले से कि बाप ने किस तरीके से अपने बच्चे पर तशद्दुद किया, उसकी वीडियो भी सामने आई है, मंजर-ए-आम पर आई है। इस पर हम तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। लेकिन अभी हम क्योंकि खूबसूरत वादियों में जा रहे हैं और जिस प्रोग्राम में अब सेगमेंट का जिक्र कर रहे हैं उसका ताल्लुक क्रिकेट से भी है और खूबसूरती से भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, और पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा लौट आई है, ये तो हम माशाल्लाह 1 साल से देख ही रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से कश्मीर प्रीमियर लीग का भी जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। ये मेला सजने लगा है क्योंकि कश्मीर प्रीमियर लीग और ये लौट आई है, जैसे कि हमने बात करते हैं। लीग में 25 T20 डे एंड नाइट मैचेस खेले जाएंगे, जिनकी इब्तिदाई तारीखें 11 से 25 अगस्त तक रखी। लेकिन सवाल ये माया कि इस बार कौन कौन से इंटरनेशनल खिलाड़ी इस लीग में शामिल होंगे, KPL में कौन कौन आ रहा है। और पाकिस्तान से जो हम देख रहे हैं कि कश्मीर के एक तो हसीन वादियों में जब मैचेस खेले जाते हैं ना, वैसे ही बड़ा प्यारा लगता है, और फिर जब हमारे स्टार्स वहाँ पर जो है ना वो छक्के चौके लगा रहे होते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जब एक्शन में होंगे तो कश्मीर की वादियाँ होंगी तो क्या मंजर होगा ना। Absolutely. तो हम इवेंट के हवाले से बात करेंगे कि इवेंट की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, कितनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और हमने रब्ता किया सदर कश्मीर प्रीमियर लीग आरिफ मलिक साहब से। आरिफ, खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आरिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या तैयारियां हैं, कितना बड़ा इवेंट होने जा रहा है KPL लीग का? देखिए, इवेंट ऑब्वियसली जैसे कि आप जानते हैं कि सीज़न 1 के अंदर जो हमारे पास स्टैट्स आए, जो नंबर्स आए, दोज वर रिमार्केबल। दुनिया के अंदर गालिबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वी आर नंबर 2 पॉपुलर लीग इन द वर्ल्ड, बिकॉज सारी दुनिया वाज इंटरेस्टेड कि यार कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर क्रिकेट कैसे होगी, और वो भी इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट। तो सीज़न 2 की जो तैयारी इस वक्त है वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्लेयर्स का आपने जिक्र किया,
तो माशाल्लाह से हमारे पास प्रोविजन है एक इंटरनेशनल प्लेयर खिलाने की ईच टीम। और उसके बाद फिर पाकिस्तानी जो स्टार्स हैं वो इस वक्त ग्लोबली दे आर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्टार्स इन द वर्ल्ड। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट एक तो जब वापस आई है पाकिस्तान में, और क्रिकेट फेस्टिविटी PSL इज़ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और कामयाब तरीन दुनिया में वो भी दूसरे नंबर पे पॉपुलर लीग है। सो उसके साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग होना भी एक खुशाइन बात है। और कश्मीर प्रीमियर लीग की जो व्यूअरशिप थी लास्ट ईयर इट वाज इन 52 कंट्रीज। सो इसको हम इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला मज़ीद एनहांस कर रहे हैं। यानी कि आरिफ साहब, इस तरह आपने खुद ही बता दिया कि 52 कंट्रीज तक इसकी रीच थी लास्ट टाइम। लोगों को जो नहीं पहुंच पा रहे होते ना, उनको मनाज़िर, द ब्रॉडकास्टिंग रियली मैटर्स देम अ लॉट। सो इस दफ़ा ब्रॉडकास्टिंग की क्या प्लान्स है? व्हाट आर योर गोल्स कि भाई किस तरह हम पहुंचेंगे, कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, पिछले वाले जो बैरियर है उससे हम ऊपर जाएंगे? प्लीज़ शेयर। देखिए, बैरियर्स तो लास्ट टाइम ये थे कि भारत की तरफ से हर क्रिकेट बोर्ड को कहा जा रहा था, बड़ा कैटेगोरिकली कहा जा रहा था कि आप प्रोडक्शन स्टाफ ना दें, आप प्लेयर्स ना कश्मीर प्रीमियर लीग को दें। तो उसके बावजूद आप देखें कि लास्ट टाइम इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मौजूद थे, खासतौर पे हर्षल गिब्स को डंके की चोट पे पाकिस्तान आए। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, और प्रोडक्शन क्रू भी हमारा तकरीबन कोई 27 कंट्रीज से था। सो कश्मीर के अंदर फर्स्ट टाइम इस लेवल का ब्रॉडकास्ट होना, और इस दफ़ा हम ऑब्वियसली इसको तकरीबन कोई 70+ कंट्रीज का हम प्लान कर रहे हैं। मैं बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, एक मज़ेदार बात ये है कि प्लीज़ हमारे जो स्टैट्स थे उसमें 7% जो व्यूअरशिप थी दैट वाज फ्रॉम इंडिया, ऑक्युपाइड कश्मीर और इंडियन साइड पे। हमारे एग्जैक्टली, तो वो लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन कश्मीर। और मैचेस बड़े एक्साइटिंग हुए। आई एम श्योर कि आप लोगों ने कुछ मैचेस देखे होंगे, हाई स्कोरिंग मैचेस थे। मेरा ख्याल है एक मैच 230+ था, और वो भी चेज हो गया स्कोर। सो इस दफ़ा हम पिचेस पे भी हम फोकस कर रहे हैं। और जो वादियाँ हैं, मतलब आप देखें कि एक सिनिक वादियाँ, अगर चौके छक्के की तरफ अगर बॉल जाती है, सो यू सी द माउंटेन्स अक्रॉस। समझ नहीं आती कि वादी को देख लें या बॉल को देखें। आरिफ साहब नहीं, मेरे ख्याल जो टूरिज्म का फैक्टर हमने इसमें डवटेल किया है, प्रोबेबली वी आर द फर्स्ट लीग इन द वर्ल्ड कि हमारा जो एक स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म की जब हम बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ पैराडाइज ऑन अर्थ। सो उसके बाद जो टूरिज्म इन्फ्लक्स हुआ कश्मीर में, बिकॉज बहुत सारे ग्लोबली, मतलब हमने ग्लोबल जब ट्रैवल हमने किया, रोड शोज हमने किया, तो लोग कहते हैं कि मुजफ्फराबाद हमने फॉर द फर्स्ट टाइम KPL के उसमें इमेजेस में हमने देखा मुजफ्फराबाद इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो उसके बाद फिर इन्फ्लक्स भी आना शुरू हुआ उसमें टूरिज्म का। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाबी थी ये। मैं आई थी मुजफ्फराबाद बहुत पहले व्हेन आई वाज विद अनदर न्यूज़ चैनल, और मैं हैरान थी जिस तरीके से एक जगह से दरिया, होटल जो था ऑब्वियसली वो PC था, और वहाँ पर 2 दरिया मिल रहे थे। तो वो एक क्या मनाजिर मैंने देखे, और मैं समझती हूँ वाकई शाज़ेब वाली बात कि इंसान जो है वो नज़ारों को देखे या क्रिकेट को देखे। तो 11 से 25 अगस्त का जो दिन रखा है, हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं आरिफ साहब पहुँचने के लिए, वहाँ पर कवर करने के लिए, पहुँचने के लिए भी स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कौन है ये भी तो पता लगे जी। नहीं, वो उस पे ऑब्वियसली हम वर्किंग कर रहे हैं। मैं आपको विंडो का बताऊं कि 11th till 25th इज द फाइनल विंडो फॉर KPL। और आपको मजेदार बात बताऊं कि इस दफा 75 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशंस है, पाकिस्तान की डायमंड जुबली है। सो उस डायमंड जुबली पे वी हैव अ अमेजिंग सरप्राइज फॉर यू गाइस 13 अगस्त की रात को। सो ऑब्वियसली वो भी इमेजेस वहां से पूरी दुनिया देखेगी। तो 75 ईयर सेलिब्रेशन जब आप मुजफ्फराबाद से आप लाइव देखेंगे, तो ऑब्वियसली आपको एक उसका इम्पैक्ट भी मिलेगा। और इंटरनेशनल प्लेयर्स इस वक्त, क्योंकि आप जानते हैं कि राशिद लतीफ़ इज़ द डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस है। सो राशिद इस वक्त सारे चीज़ें देख रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, फिर जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की कुछ इनअवेलेबिलिटी है, कुछ की अवेलेबिलिटी है, तो उसको भी सारा देख रहे हैं। सो आपको बहुत अच्छे फेसेस मिलेंगे। और दूसरा, मेंटोर्स भी हम कुछ लेके आ रहे हैं ग्लोबली, जो कि आपको ग्राउंड के अंदर नज़र आएंगे। और दूसरा ये कि कश्मीरी जो बच्चे हैं, कश्मीरी बच्चों की लीग है ये, वो जो 5 मैंडेटरी कश्मीरी बच्चे हैं ईच स्क्वाड, वो जब ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे स्टार प्लेयर्स के साथ, तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर की कामयाबी है ये, बिकॉज वो फिर बाद में एलिवेट कश्मीरी कामयाबी है। और इसमें फैंस के लिए क्या रखा गया है? जो क्रिकेट फैंस हैं वो जब वहाँ पर पहुँचेंगे मैच देखने के लिए, उनके लिए कोई खास अट्रैक्शंस रखी गई हैं वहाँ पर?
देखिए, एक तो हमारे फैंस वो हैं कि जो स्टेडियम में फिजिकली मौजूद होते हैं और फिर दूसरे फैंस वो हैं जो टेलीविजन स्क्रीन्स पे, और आजकल तो डिजिटल का दौर है, एवरीबडी इज ऑन द सेल फोन्स और वहाँ पे स्ट्रीम्स देख रहे होते हैं। और बाय द वे आप दोनों भी मुझे फैन लगते हैं क्रिकेट के, तो आप दोनों भी खास तौर पे इनवाइटेड हैं तो फैंस के लिए इस दफा जो है ना, हम स्ट्रीम पे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फैंस, बिकॉज आपको पता है कि फ्यूचर इज अ स्ट्रीम। हमारे जो डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है स्ट्रीमिंग के ऊपर, और इस वक्त डिजिटल बॉक्स के ऊपर भी स्ट्रीमिंग्स मौजूद है इंटरनेशनली काफ़ी सारे एरियाज़ में। लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं कि वी गॉट रिमार्केबल व्यूवरशिप इन UK एंड यूरोप, बिकॉज वहाँ पे डायस्पोरा बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहते थे। They wanted to see the actions live from Muzaffarabad, live from Kashmir. इसी तरह USA में हमें काफ़ी सारी व्यूवरशिप मिली है। तो फैंस हमारे माशाल्लाह से ऑल अराउंड द ग्लोब हैं, और वो फैंस जो कि लास्ट टाइम तो आपको पता है कि कोविड था, बायोसिक्योर बबल था, बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन उसके बावजूद जो एक टर्न आउट था वो बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। सो इस दफ़ा हम एक उसको ज़ाहिर ऑब्वियसली प्लस हम देख रहे हैं। हमारे पास जो कैपेसिटी है वहाँ पे तकरीबन कोई 13 से 14 हज़ार की कैपेसिटी है मुजफ्फराबाद स्टेडियम की, तो उसके बाद हम थोड़ा सा उसको अपग्रेड करने का भी कोशिश कर। मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जब मैचेस हो रहे थे 13 से 14 हज़ार 15 हज़ार लोग अंदर थे फाइनल मैच के, खासतौर पे मैं बात करूं, और गालिबन इतने ही लोग अक्रॉस द वैली घरों में बैठ के देख रहे थे। सो वो भी एक बड़ा लाइक पूरा फेस्टिविटी साउंड हो रही है आपके बोलने से ही ना। आई एम गेटिंग गूज फ्लैशेस राइट नाउ। सो अच्छा आरिफ भाई ये बताइए कि अभी मैंने डेट्स भी चेक की, तो 14 अगस्त इज आल्सो संडे एंड 21 इज आल्सो संडे। तो कितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी लोगों की कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होंगे स्टेडियम में आगे जाने के लिए, एंड प्लस कौन कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके भी? देख लें, इन्होंने डेट्स भी चेक कर ली अभी से। नहीं, जो गैलेक्सी ऑफ इंटरनेशनल स्टार्स है वो तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे किसी भी इंटरनेशनल लीग से कम नहीं मिलेगी, बिकॉज कश्मीर के लिए लोग वाकई इंटरेस्टेड है। मैं आपको बताऊँ कि हर्षल गिब्स जो पाकिस्तान एनक्लेव था दुबई में, वहाँ पे हमने KPL को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान एनक्लेव में एक्सपो 2020 में, जहाँ पे खूबसूरत किस्म का एनक्लेव था पाकिस्तान का। सो वहाँ पे भी ही वाज देयर एंड ही वाज सो एक्साइटेड, और इसके अलावा भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उस पर वर्किंग चल रही है। सो फैंस की जहाँ तक बात है तो फैंस ऑब्वियसली लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं कि इट वाज लाइक मुजफ्फराबाद वाज चोक्ड लाइक एनीथिंग। तकरीबन कोई 12 से 15 हज़ार लोग अंदर थे। एक पॉइंट है यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कश्मीर प्रीमियर, देखो 1 लाख लोग स्टेडियम से बाहर थे। कश्मीर प्रीमियर लीग से पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, सबसे बड़ी एग्जाम्पल जमान खान की है। जमान खान को देखें, सलमान इरशाद को देखें, द ब्यूटीफुल कश्मीरी बॉयज़ जिन्होंने अभी PSL में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। असल जो बात है वो ये वाली बात आप कर रहे हैं कि कश्मीरी जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा ना उनको मौके नहीं मिलते थे क्रिकेट खेलने के। फिर क्रिकेट में आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हज़ारों लाखों की तादाद में बच्चे इस वक्त अंडर 16 अंडर 19 वो चल रहे हैं आगे। सो कश्मीरियों को मौका मिलेगा, और 5 जो मैंडेटरी कश्मीरी हैं हर स्क्वाड के अंदर, ये हमारा एक मैंडेटरी एक वो है कि 5 कम से कम कश्मीरी बच्चे होने चाहिए हर स्क्वाड में, और जिसमें से 2 प्लेइंग लेवल में होंगे। अब समझने की बात यह है कि वो जो 5 कश्मीरी बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर्स को ज्वाइन करेंगे, सीखेंगे उनसे। आरिफ साहब, मुझे सिर्फ आपसे एक बहुत जरूरी सवाल करना है, बिकॉज पूरे पाकिस्तान में मॉनसून सीजन चल रहा है सितंबर तक। हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू कंट्रोल दैट, बिकॉज उस सीजन में बारिशें भी होंगी, और किस तरीके से आप मैनेज करेंगे मैचेस को? देखिए, लास्ट टाइम भी मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने बड़ा मदद की। इट वाज अ मॉनसून सीजन एज वेल। प्रेडिक्शन तकरीबन कोई 8-9 दिन प्रेडिक्शन थी 80% रेनफॉल की, लेकिन फॉर्चुनेटली सिर्फ एक मैच वॉश आउट हुआ, उसके अलावा सारे मैचेस हुए। बट इस दफ़ा की जो वेदर फोरकास्ट है वो बेहतर है। 2 से 3 दिन इशू आ रहा है वेदर फोरकास्ट में, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैचेस इंशाल्लाह ताला बाकी फैसिलिटीज हमने ऐड की हैं, मैनेजेबल ना, मैनेजेबल, ग्रेट। कोई बात नहीं, अगर बारिश हो भी गई तो कश्मीर में बारिश होगी तो हम उस बारिश को एंजॉय कर लेंगे। हम तो फाइनल देखने आ ही रहे हैं। सही बात है, बहुत शुक्रिया कश्मीर प्रीमियर लीग आरिफ मलिक साहब। नहीं, हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा डिले कर लें,
लेकिन हम मैच जरूर देखना चाहते जरूर हैं। देखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी so मच आरिफ much. साहब। Thank आरिफ you. मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सदर कश्मीर प्रीमियर लीग है और उन्हें जिस हवाले से बता रहे थे कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। इवेंट एक मेगा इवेंट होने जा रहा है जिसके लिए हम सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं और जाने के लिए भी बहुत एक्साइटेड है। लेकिन इस वक्त हम जाने के लिए एक्साइटेड हैं अपने अपने घर, क्योंकि आप लोग तो घर पे ही थे और हमें घर जाना है। हमारे छोटे छोटे अम्मा अब्बा हैं, बड़े बड़े बहन भाई हैं, तो अपना रखिएगा बहुत ख्याल। होती है आपसे कल मुलाकात सवेरे पाकिस्तान में। शाज़ेब और माया होंगे कल आपके खिदमत में हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।